हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्यूटर विजन का यूनिट 4 कंप्लीट कर देंगे एक ही शॉट में। अगर तुम डायरेक्ट यूनिट 4 देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और चारों के चारों यूनिट तुम्हें उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और मैं तुम्हें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो जाके सब चेकआउट कर लेना फॉर अ क्विक रिविजन एंड ऑल्सो अगर तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो मेन वी कैन से फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 4 के अंदर, वो है बाइनरी शेप एनालिसिस इन इमेज प्रोसेसिंग। अब बाइनरी शेप एनालिसिस क्या होगा और व्हाट इज इमेज प्रोसेसिंग एग्जैक्टली। देखो, बाइनरी शेप एनालिसिस का मतलब क्या हो कि अगर हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है, अब उस इमेज के अंदर अगर हमें किसी शेप के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी शेप एनालिसिस इन इमेज प्रोसेसिंग। जब हम इमेज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर से हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वहां पर हम अगर शेप एनालिसिस भी करते हैं, शेप्स की बात करते हैं, तो दिस इज नोन एज बाइनरी शेप एनालिसिस। It refers to the process of identifying and analyzing the shape and structure of object within a binary image. एक binary image contains of only two intensity levels, typically representing foreground and background. इसका मतलब ये हुआ बाइनरी शेप्स का मतलब क्या हुआ, जब हम इमेजेस को रिप्रेजेंट कर देंगे 0 0 0 0 1 1 1 1 के फॉर्मेट में, यानी कि इमेजेस को डिवाइड कर देंगे बिटवीन द लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी इमेजेस, जहाँ पर लो इंटेंसिटी वाली विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0 एंड हाई इंटेंसिटी वाली विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1। ऐसे बाइनरी फॉर्मेट में जब हम इमेजेस को वी कैन से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वहां से शेप्स को एनालाइज करते हैं, दिस इज द मेथड नोन एज बाइनरी शेप एनालिसिस। दिस होल थिंग इज नोन एज बाइनरी शेप एनालिसिस। तो बाइनरी इमेज की क्या हुई, एन इमेज वेयर ईच पिक्सल इज आइदर 0 और 1। तो 0 होगा तो हम एज्यूम करेंगे इट इज अ बैकग्राउंड, एंड 1 हुआ तो वी एज्यूम दैट इट इज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट द रीजन ऑफ इंटरेस्ट इन द इमेज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट पिक्सल्स एंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स जहां पर अगर दो पिक्सल्स आपस में एडजेसेंट है तो वी आर अज्यूमिंग और शेयर कर रहे हैं सेम इंटेंसिटी, तो हम बोलते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो पिक्सल्स है, आपस में कनेक्टेड है। लाइक दो पिक्सल्स है, मेरा हाथ है तो मेरे हाथ के ऊपर कोई इमेज है मेरे हाथ की, तो ये वाला पिक्सल जिस कलर जिस इंटेंसिटी का होगा, इसके साइड वाला भी सेम इंटेंसिटी का होगा, तो दिस इज नोन एज कनेक्टेड कंपोनेंट्स। बट सपोज यहाँ पर मेरे हाथ के पास एक कॉफी का कप है, तो ये वाला पिक्सल जो मेरे हाथ का कलर रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये जो कॉफी का कप रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ विल बी डिफरेंट, तो दीज आर नॉट कनेक्टेड कंपोनेंट्स। डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जब हम बाइनरी शेप एनालिसिस करते हैं, तो बाइनरी शेप एनालिसिस करने के लिए द बेसिक ऑपरेशंस वी डू इज फर्स्ट फाइंडिंग द कनेक्टिविटी एंड देन लेबलिंग। तो बाइनरी शेप को एनालाइज करने के लिए पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द पिक्सेल्स दैट आर एक्चुअली कनेक्टेड विद ईच अदर, ओके, एंड देन वी डू द लेबलिंग ऑफ द पिक्सेल्स। ये सारा जो होगा कनेक्टिविटी लेबलिंग ये सब आगे भी आएगा, बस इतना देखो कि जब हम बाइनरी शेप एनालिसिस करते हैं, हम पहले तो ये देखते हैं कि पिक्सेल्स जो है वो आपस में कितने पिक्सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम ये पिक्सेल्स की कनेक्टिविटी चेक करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हॉरिजॉन्ट्स, यानी कि सिर्फ कॉर्नर के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज ये एक पिक्सल है तो इसके कॉर्नर्स में यहाँ एक पिक्सल होगा, यहाँ एक पिक्सल, यहाँ मतलब ऐसे चेक कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली वगैरह कि कौन से पिक्सेल्स आपस में कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज फोर वे कनेक्टिविटी, फोर कनेक्टिविटी। एंड देन वी हैव अ 8 कनेक्टिविटी जहां पर हम चारों डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लेबल्स भी देख रहे हैं एक पिक्सल के, तो उसको हम बोलते हैं 8 कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर बाइनरी शेप एनालिसिस के लिए पहली टेक्निक होती है कनेक्टिविटी एंड लेबलिंग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पिक्सल देखेंगे, पिक्सल के आसपास के पिक्सल देखेंगे कौन कौन से हैं। अगर आसपास के 4 पिक्सल्स देख रहे हैं तो इसको 4 वे कनेक्टिविटी बोल देंगे। अगर आसपास के और भी ज्यादा पिक्सल्स अगर ऐसे करके देख रहे हैं तो इसको 8 कनेक्टिविटी बोलेंगे। एंड उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये जो सारे पिक्सल्स है ये सेम इंटेंसिटी शेयर कर रहे हैं, तो ये सबको मैंने लेबल कर दिया कि ये मेरा एक पूरा ऑब्जेक्ट है जो कि सेम पिक्सेल्स को शेयर कर रहा है। तो दिस इज नोन एज योर बेसिक ऑपरेशन इन बाइनरी शेप एनालिसिस वेयर वी आर डूइंग कनेक्टिविटी एंड लेबलिंग। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग यूनिक लेबल टू ईच कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ बाइनरी इमेज। डू यू गेट द पॉइंट?
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है सेकंड वे, जहाँ पर हम शेप एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की शेप एनालाइज करनी है तो मुझे देखना पड़ता है ये ऑब्जेक्ट किधर से कहाँ तक है, ला हमें दूसरी चीज जो करनी पड़ती है वो होती है बाउंड्री डिटेक्शन। अभी जो सारी टेक्निक्स है, अभी तुम सोचो इट्स लाइक एन ओवरव्यू, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल, तो तब हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। बस अभी के लिए देखो, बाउंड्री डिटेक्शन का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि what is the boundary of the object when we are trying to extract the binary, uh, when we are trying to extract the boundary from the binary image, it is known as boundary detection. ठीक है, and it is also a technique that is used to for your we can say shape analysis. Okay, so these are the techniques, these are the operations we perform on binary shape for the analysis purposes. Now we have edge detection and boundary tracing, that are the sub points inside the boundary detection techniques. तो edge detection में क्या होगा कि जब हम boundary detect कर रहे हैं with the help of finding the edges, ये जो edges होती है ना, एजेस को फाइंड करते करते हम बाउंड्री तक पहुंचेंगे, दिस इज नोन एज देयर एज डिटेक्शन। एंड अगर हम नॉर्मली कहीं पर से एक पिक्सल पॉइंट उठाते हैं जो बाउंड्री पर है, एंड इसके थ्रू कंप्लीट बाउंड्री को ट्रेस करते हुए जाते हैं, दिस इज नोन एज योर बाउंड्री ट्रेसिंग। तो बाउंड्री को डिटेक्ट करने के दो तरीके, पहले तो एजेस को पता कर लो एंड देन ट्राई टू फाइंड द बाउंड्रीज, एंड सेकेंड इज डायरेक्ट ट्रेस द बाउंड्री। ठीक है, नाउ वी हैव सम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम शेप एनालिसिस कर रहे हैं और वी कैन से जब हम शेप में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देयर आर सम सेवरल प्रॉपर्टीज दैट वी यूज ऑन द शेप्स, जहाँ पर हम बात करते हैं शेप के एरियाज की, पैरामीटर्स की, एंड ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं बाद में ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने में एंड रिकॉग्नाइज करने में, और साथ में ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में। तो दिस इज नोन एज योर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। ओके, नाउ व्हाट आर द properties that are used and what are the properties that we calculate, that we are used to calculate and analyze the shapes। तो पहला होता है जब भी हमारे पास शेप होगा, हम उसका डिटेक्शन करें, बाउंड्री निकाली, हम बात करते हैं उसके एरिया की, हम एरियाज को काउंट करते हैं कि एरिया कितना है। अब देखो, अगर मेरे पास ये हाथ का पिक्सल है, मेरे एक हाथ की, ये सपोज दिस इज अ फ्लावर जिसकी मैंने इमेज खींची हुई है, और एंड दिस इज अ बैकग्राउंड। अब अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ कि मुझे इस शेप का एरिया निकालना है, तो मैं ऑब्वियसली इसके अंदर वाली चीज की बात करूंगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये अगर मेरे व्हाइट पिक्सल से रिप्रेजेंट है जो स्टार्टिंग इमेज है, और जो बैकग्राउंड होती है वो ब्लैक से रिप्रेजेंटेड है, तो मैं यहाँ पर व्हाइट पिक्सल्स को ढूंढूंगी, यानी कि वो पिक्सल्स ढूंढूंगी जिनकी वैल्यू 1 है। फोरग्राउंडेड पिक्सल्स को ढूंढूंगी, तो द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली द नंबर ऑफ फोरग्राउंड पिक्सल्स दैट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द वे दैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, तो पैरामीटर में वी आर सिंपली ट्रैवर्सिंग द बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है, एंड ये वाला बैकग्राउंड जो कलर है वो व्हाइट है। अब जो ट्रांजिशन हो रहा है ब्लैक से व्हाइट के बीच में, लुक एट दिस, दिस इज नोन एज अवर बाउंड्री। तो हम क्या करते हैं, जब पैरामीटर ट्रैवर्सल करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फाउंड द बाउंड्री पिक्सल्स, दैट मीन्स एंड बाउंड्री पिक्सल्स कैन बी फाइंड द व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रांजिशन पिक्सल्स बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, and this is how we can find the parameter, and ये सब है क्या, these are the mathematical operations that we perform on a shape and known as geometrical properties of shape. Okay, these are the geometrical properties of shape. Then we have moments। अब moments क्या होता है, जहाँ पर हम एक शेप का सेंट्रॉइड निकालते हैं, एंड वी कैन से जिससे हमें वी कैन समराइज द शेप। ठीक है, वी आर यूज टू समराइज द शेप, वी आर कैलकुलेटिंग सम सेंट्रल पॉइंट इनसाइड द शेप, ये सारी चीजें कर रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट्स वगैरह निकाल रहे हैं, दिस इज नोन एज योर मोमेंट्स। ओके, जस्ट गेट दैट राइट नाउ। उसके बाद हमारे पास बाउंडिंग बॉक्सेस आता है। अब ये बाउंडिंग बॉक्स क्या है, ये सारे बाउंडिंग बॉक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर शेप ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप के अंदर ही हमारा बाउंडिंग बॉक्स आता है। बाउंडिंग बॉक्स क्या करता है, बाउंडिंग बॉक्स में हम इनक्लोज कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को एकदम टाइट कंटेनर में। तो बाउंडिंग बॉक्स क्या होगा, व्हेन वी आर क्रिएटिंग a tiny box, and the tiny box is the smallest box जिसमें वो ऑब्जेक्ट फिट हो सके। ठीक है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट इनक्लोज हो सके। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्स हॉल। तो कन्वेक्स हॉल इज लाइक यूज फॉर योर शेप एनालिसिस। कन्वेक्स हॉल के अंदर क्या होता है, वी आर सपोज वी हैव अ कर्व्ड सरफेस लाइक दिस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके लिए मैं एक कर्व्ड सरफेस ही बना रही हूँ जिसके अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इनक्लोज कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सपोज ऐसा एक अजीब सा शेप है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक अजीब सा शेप है मूली गाजर। अब यहाँ पर मैंने एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट बनाया
which is curved and it is used to pack this अंदर वाला हिस्सा. So this is known as a convex hull. Is the smallest convex shape that completely contains the object. ठीक है, it is a shape that used to contain the object. अब ये सारे operations हम shapes पे कर रहे हैं, so that ये use होते हैं ताकि हम shapes को अच्छे से analyze कर पाए. Okay, now we have aspect ratio in which we are counting the ratio of height width to the height of boundary boxes. तो ये जो बाउंड्री बॉक्सेस है इनकी विड्थ और हाइट कैलकुलेट कर रहा है, दिस इज नोन एज अवर एस्पेक्ट रेशियो. एंड देन वी हैव सॉलिडिटी, जहां पर हम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में एरिया ऑफ कन्वेक्स हल विच इज दिस, इसके एरिया को और इसके एरिया को डिवाइड कर देते हैं. दिस इज अवर सॉलिडिटी. सो दीज आर सम ऑपरेशंस, ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म ऑन अ ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी हैव शेप डिस्क्रिप्टर. अब शेप डिस्क्रिप्टर क्या होगा? डिस्क्रिप्टर इज समथिंग दैट इज डिस्क्राइबिंग some values. So shape descriptor is like a numerical value to describe a shape. Shape descriptors are used to quantify the characteristics of object in the image, enabling tasks like shape classification, recognition and comparison. Shape descriptors का काम होता है shape के बारे में हमें information देना, shape को describe करना कि क्या इमेज है, किस चीज की इमेज है. ठीक है, ये सारी चीजें हमें बताना एंड इस चीज के बारे में हमें नॉलेज देना. तो सबसे पहले यहाँ पर फोरियर डिस्क्रिप्टर आता है. अब देखो फोरियर डिस्क्रिप्टर के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोरियर, एक सेकेंड, फोरियर डिस्क्रिप्टर जो हमारी शेप की बाउंड्री होती है उसको वी कैन से एक तरह के फोरियर कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद हम आराम से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं और अपने शेप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो शेप डिस्क्रिप्टर के अंदर जो पहला डिस्क्रिप्टर आता है इट इज नोन एज फोरियर डिस्क्रिप्टर. बस इतना समझो कि फोरियर डिस्क्रिप्टर जो ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्रीज को कन्वर्ट कर देता है एज अ सेट ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स. उसके बाद हमारे पास हू मोमेंट्स होता है. अब ये हू मोमेंट्स क्या है? दीज आर सम सेट ऑफ 7 इनवेरिएंट मोमेंट्स. यानी कि ये देखो बेसिकली इतना समझो कि हमें अभी क्या करना है, हमारा मेन काम है ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करना, शेप को डिस्क्राइब करना. इसके लिए पहला फोरियर डिस्क्रिप्टर है जहां पर हम बाउंड्रीज को कन्वर्ट कर दे रहे हैं कुछ कुछ कोफिशिएंट्स में, ऐसा समझो. ठीक है, फोरियर कोफिशिएंट्स में. उसके बाद हू मोमेंट्स, हमारे पास 7 मोमेंट्स है. वी कैन से एक सेट है 7 डिफरेंट ऑपरेशंस का जो कि हम इमेज पर कर रहे हैं और इमेज को बार बार उसकी मदद से कन्वर्ट करें, चेंज करें इमेजेस को एंड देन उसको एनालाइज करें. जैसे इमेज को रोटेट करके देख रहे हैं, उसको स्केल करके देख रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करके देख रहे हैं, ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज द इमेजेस वेल. एंड इसके बाद उससे इमेजेस से वी कैन फाइंड सम मोर यूजफुल इन्फो. ठीक है, ये समझ आ गया. उसके बाद शेप कंटेक्स्ट क्या होता है? इज अ डिस्क्रिप्टर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स अलोंग द ऑब्जेक्ट्स बाउंड्री कैप्चर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स. तो शेप कंटेक्स्ट में क्या होगा कि हेयर वी आर डायरेक्टली फोकसिंग अबाउट किस तरीके के पॉइंट्स हैं. यानी कि अगर ये जो बाउंड्री है इससे बाहर कौन से पॉइंट्स है, इसके अंदर कौन से पॉइंट्स है, बाउंड्री पे पॉइंट्स की कैसी पोजिशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज नोन एज योर शेप कॉन्टेक्स्ट. एंड देन वी हैव जर्नी के मोमेंट्स यूज फॉर कैप्चरिंग शेप फीचर्स एंड आर रोटेशन इनवेरिएंट. अब यहाँ पे क्या होता है, हमें उन फीचर्स को कैप्चर करना है जहां पर हम जब इमेजेस को रोटेट वगैरह कर रहे हैं तब भी जो इमेज है, जो शेप है, उसके फीचर्स चेंज ना, ऐसे फीचर्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है. ऐसे पिक्सल्स जो चेंज नहीं हो रहे जब हम इमेजेस को रोटेट करने की कोशिश करें, दिस इज नोन एज योर जर्नी के मोमेंट्स. सो इन कुछ कुछ वेज के हेल्प से हम अपने इमेजेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं, नॉट इवन डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं, बट मतलब वही हो गया कि अपनी इमेजेस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं using these several operations such as Fourier description, some set of rules that are following and giving the description in the context of shape जहाँ पर हम boundaries के बारे में बात करना है and journey के moments. Then we have fifth is topological properties. टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिफरेंट सर्कल्स. तो यहाँ पर ये दो सर्कल्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, इन दो सर्कल्स के बीच में आपस में कितना डिफरेंस होगा, ये सारी चीजें, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दैट आर प्रेजेंट इन द इमेज. उसके लिए हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं दैट आर फोकस ऑन द कनेक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट शेप्स बेस्ड ऑन देयर टोपोलॉजिकल फीचर. अब यहाँ पर वी कैन डिटेक्ट द डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ टू प्रॉपर्टीज, यूलियर नंबर एंड होल्स डिटेक्शन. अब यूलियर नंबर में क्या करते हैं, सपोज दीज आर टू डिफरेंट इमेजेस दैट वी हैव
समथिंग लाइक दिस, टू डिफरेंट इमेजेस वी हैव। नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखना है हाउ मेनी होल्स आर देयर इन द इमेज। सपोज देयर इज वन होल एंड देन वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सो वी आर सिंपली डिवाइडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद द होल्स एंड देन कैलकुलेटिंग द यूलर नंबर। एंड उसके बाद सेकंड मेथड इज होल डिटेक्शन होता है, जहाँ पर हम पूरे रीजन के अंदर ट्राई टू फाइंड द होल्स। होल्स का मतलब यही हो गया कि सपोज ऑब्वियसली यू नो ना कि ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक होल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड दिख रहा होगा, तो वही होल होता है। होल आर रीजन ऑफ बैकग्राउंड पिक्सल सराउंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड वी जस्ट डिटेक्ट द होल्स। सो बेसिकली अभी यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, पूरा ये जो तुमने महाभारत सुन ली, ये एग्जैक्टली थी क्या? अगर मैं तुम्हें बताऊं एग्जाम में तुम्हारा आता है, ठीक है, यहाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में आएगा हाउ यू कैन एनालाइज द बाइनरी शेप्स इन इमेज प्रोसेसिंग, हाउ यू कैन डू बाइनरी शेप एनालिसिस इन इमेज प्रोसेसिंग। तो उसका ये है पूरा कहानी जो तुम्हें लेके आनी है, व्हाट इज बाइनरी शेप एनालिसिस, देन हाउ आर द डिफरेंट वेज वी कैन डू बाइनरी शेप एनालिसिस इन विच वी कैन यूज कनेक्टिविटी एंड लेबलिंग, देन वी कैन डू बाउंड्री डिटेक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसके बाद यू आर एबल टू you can tell about bounding boxes। ये बाउंडिंग बॉक्सेस तो वगैरह उसी का प्रॉपर्टी है, इसी की प्रॉपर्टी है, हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ही है। लेकिन उसके अलावा तुम बता सकते हो अबाउट शेप डिस्क्रिप्टर्स, फिर उसके बारे में कुछ लाइनें लिख दी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसके बारे में कुछ लाइन लिख दी। तो इसमें बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं है, तुम्हें यही सारे पॉइंट्स याद करने हैं, बट अगर ये तुम करोगे तो तुम 15 याद करोगे जिनमें से एग्जाम में 7 लिख पाओगे। तो तुम इस हिसाब से देख लेना और अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना। बाकी ये जो चीजें हैं जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाई, वो तुम्हें टॉपिक के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा एक ही टॉपिक था अभी जो हमने कवर करा, एंड ये दीज आर द सब पॉइंट्स इनसाइड द टॉपिक। एंड अब ये जो चीजें है ना, इनको हम आगे चल के भी देखेंगे, क्योंकि वो फिर जब आगे इन सबको पढ़ेंगे वो तुम्हारे सिलेबस में अलग से मेंशन होंगे, तब हम पढ़ेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है। तो अब देखो, ये जो हम बाइनरी शेप एनालिसिस करते हैं, इसमें हमारा काम क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाए एंड इमेजेस को और अच्छे से एनालाइज कर पाए, मेडिकल इमेजिनिंग मतलब मेडिकल इमेजेस के बारे में स्टडीज कर पाए, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस एंड इन रोबोटिक्स वी डू बाइनरी शेप एनालिसिस। ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो टर्म आता है, मैंने तुम्हें कनेक्टेडनेस और लेबलिंग के बारे में इनिशियली बताया था कि वी यूज दैट फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड नाउ वी आर स्टडी सॉरी फॉर इमेज एनालिसिस, बाइनरी इमेज एनालिसिस। अब इन्हीं सब चीजों को धीरे धीरे एक एक करके और डिटेल में पढ़ेंगे, जो ओवरव्यूज मैंने तुम्हें अभी ऊपर दे दिए थे। ठीक है। कनेक्टेड एंड इन इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्टेडनेस इन इमेज प्रोसेसिंग में वी आर टॉक अबाउट हाउ मच अ पिक्सल इज कनेक्टेड विद अदर पिक्सल्स, और इनकी हेल्प से हम पिक्सल्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू ग्रुप्स एंड फाइंड बाउंड्रीज एटसेट्रा। ठीक है। तो कनेक्टेडनेस इन इमेज प्रोसेसिंग रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द नेबर पिक्सल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है। यहाँ पर इट इज हेल्पफुल फॉर अवर ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड ऑल्सो इमेज सेगमेंटेशन। अब यहाँ पर जो कनेक्टेडनेस होती है वो दो तरीके से होती है। पहली होती है हमारे पास 4 कनेक्टिविटी एंड सेकंड होती है हमारे पास 8 कनेक्टिविटी, और ये दोनों चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई थी अभी ऊपर। 4 कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब हम देखते हैं एक पिक्सल किस तरीके से 4 कंपोनेंट्स, यानी कि सपोज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ में साउथ में ईस्ट में वेस्ट में किस किस से कनेक्टेड है, जब हम वो निकालेंगे तो दिस इज नोन एज 4 कनेक्टिविटी। अ पिक्सल इज कंसिडर्ड कनेक्टेड टू इट्स इमीडिएट नेबर in the horizontal or vertical direction. A pixel is connected in its north, south, east, west neighbors. ठीक है। And this is we can say ऐसे हम निकालते हैं x माइनस वन वाई, एक्स प्लस वन वाई, एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई प्लस वन। ओके। उसके बाद 8 कनेक्टिविटी में हम इंस्टेड ऑफ नॉट इवन वी कैन से नॉट ओनली चेक द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, वी आल्सो चेक द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शंस, और देखेंगे कि इन जगहों पर इन डायरेक्शंस में पिक्सल किस किस से कनेक्टेड है। सो दिस इज नोन एज योर टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड दिस इज द सब टॉपिक इनसाइड योर कनेक्टेडनेस इन इमेज प्रोसेसिंग। नाउ हमारे पास एम कनेक्टिविटी भी आता है।
अब अनकनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जहां पर पिक्सल मोर देन 8 डायरेक्शन, जब हम चेक करते हैं कि पिक्सल 8 डायरेक्शन से भी ज्यादा किस किस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम और कुछ कुछ सब डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, तो दिस इज नोन एज योर एम कनेक्टिविटी, दैट मीन्स मल्टीपल कनेक्टिविटी। तो दिस इज द होल कंसेप्ट अबाउट द कनेक्टेडनेस इन इमेज प्रोसेसिंग। हमने एग्जैक्टली पढ़ लिया व्हाट इज एग्जैक्टली द कनेक्टेडनेस इन इमेज प्रोसेसिंग थिंग एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस। देखो, जब हमें बस पता होता है, जब हम कनेक्टेड वी कैन से, जब हम पता करते हैं कि एक पिक्सल किस किस से कनेक्टेड है, उसकी हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पिक्सेल्स। सपोज यहाँ पर मेरा इमेज है और यहाँ पर इमेज में मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ में जितने भी पिक्सल्स होंगे सब सेम सेम होंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्लोथ जो पिक्सल्स रिप्रेजेंट करा है उसका कलर अलग होगा। अब मुझे मशीन को, मैं चाहती हूँ कि मशीन ऑब्जेक्ट एनालिसिस करे या फिर इमेज एनालिसिस करे, तो मशीन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स की, ये अगर सपोज एक पॉइंट है तो यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है, इन सबको लेबल कर दिया हैंड। उसके बाद यहाँ पर बिकॉज दिस इज वन पिक्सल एंड दीज होल पिक्सल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इट इज लेबलिंग दैट एज माई क्लोथ। तो बेसिकली पहली एप्लीकेशन क्या हो गई कनेक्टेड कंपोनेंट्स की, कि वी कैन इजीली लेबल। ठीक है, कनेक्ट वी कैन यूज द मेथड ऑफ कनेक्टेडनेस इन कंपोनेंट लेबलिंग। ठीक है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग इज अ टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई एंड लेबल ऑल द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ रीजन इन अ बाइनरी इमेज। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे पास एक पिक्सल होगा, उस पिक्सल को हमने एक लेबल दे दिया। अब उस पिक्सल से जितने भी कनेक्टेड है हम स्कैन कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में स्कैन कर रहे हैं, नेबर्स को चेक कर रहे हैं एंड देन उनको एक लेबल असाइन कर रहे हैं, दिस इज अवर फाइनल लेबलिंग। तो वी कैन से कनेक्टेड कंपोनेंट्स, वी कैन use the concept of connected components and connected components labeling. Now we have object segmentation, where we try to separate the objects and find the meaningful information from the whole image. ठीक है, so connectedness plays a crucial role in segmenting an image into meaningful object. By analyzing pixel connectivity, region that represent distinct objects can be separated from the background or other objects. तो we can say connected component की हेल्प से जो जो components, जो जो regions आपस में एक दूसरे से different है, not sharing the same pixels, we can just separate that and then study that, study about the uh, object in a particular region one by one. Okay, नाउ वी हैव एज डिटेक्शन। तो यहाँ पर जो हमारे पास पिक्सल उसको हम ग्रुप करते हैं, उनकी हेल्प से हमें एजेस का भी पता लगता है एंड एजेस डिटेक्शन के लिए भी वी यूज द मेथड ऑफ कनेक्टेडनेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एज, यहाँ पर एक पिक्सल है एज का, एंड देन उसके हेल्प से मुझे ये पता चल गया, मैंने एक पिक्सल ढूंढा और मुझे समझ गया ये पिक्सल एक एज है। तो जितने भी पिक्सल इससे कनेक्टेड होंगे उनको मैं ट्रेस करती चलूंगी और मुझे पूरा एक एज मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन से इट इज यूजफुल फॉर एज डिटेक्शन एंड इट ऑल्सो helpful in your image morphology, that means doing the operations of erosion, dilation, opening and closing. We already studied about this when we studied your unit 3. Okay, तो यहाँ पर दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर कनेक्टेडनेस इन इमेज प्रोसेसिंग। इसको अभी के लिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर की चैलेंजेस है क्या, की चैलेंजेस क्या है कि जब तुम इमेज को वी कैन से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो मे बी देयर आर सम नॉइजेस, जहाँ पर दीज आर सम कंपोनेंट्स जिनको सेपरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू ग्रुप द पिक्सल्स एंड लेबल इट करेक्टली। उसके बाद हो सकता है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा लार्ज गैप्स हों एंड उस वजह से वी आर नॉट एबल टू ग्रुप देम। एंड उसके बाद बाउंड्री इफेक्ट भी होता है, पिक्सल एट द बाउंड्री ऑफ द इमेज मे रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग टू अवॉइड आउट ऑफ बाउंड्री एरर्स ड्यूरिंग लेबलिंग। सो दीज आर अवर सम चैलेंजेस कि हमें नॉइस को भी हैंडल करना है। उसके बाद अगर लार्ज गैप्स आ जाते हैं कनेक्टिविटी के बीच में, उसको हैंडल करना है। फिर जो बाउंड्री पिक्सल्स होते हैं समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज नॉट अ पार्ट ऑफ वी कैन से द इमेज, sorry, not a part of object, तो बाउंड्री में भी पिक्सल्स को हैंडल करने के लिए वी शुड हैव सम टेक्निक्स लाइक दैट। ओके, नाउ वी कैन से नेक्स्ट द टॉपिक इज योर ऑब्जेक्ट लेबलिंग एंड काउंटिंग इन इमेज प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर हमने तुम्हारे स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कुछ वी कैन से टेक्निक्स दैट आर यूज फॉर योर इमेज एनालिसिस, ऑब्जेक्ट एनालिसिस। उसके बाद हमने अभी ये पढ़ा कि हाउ वी कैन यूज कनेक्टेड कंपोनेंट्स एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट लेबलिंग एंड काउंटिंग इन इमेज प्रोसेसिंग। अब ऑब्जेक्ट लेबलिंग का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास एक इमेज है, एक इमेज में तुम्हारे पास फ्लावर है, एक इमेज में तुम्हारे पास बॉल है, एक इमेज में तुम्हारे पास ट्री है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले इन इन ऑब्जेक्ट्स को नेम दे देना।
that this is flower, this is ball, and this is tree. This is ball, this is tree. It is known as your object labeling. और count करना how many total objects are there in the image. 3. This is your counting. तो सिंपल सी ये चीज है. ऑब्जेक्ट लेबल इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग यूनिक आइडेंटिफायर टू ईच कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन बाइनरी इमेज. ठीक है. अब यहाँ पर कनेक्टेड कंपोनेंट्स मतलब ये एक पिक्सल है, ये पिक्सल की इंटेंसिटी यहाँ से ये सारा ये यहाँ पर जितने भी पिक्सल्स है सारे आपस में कनेक्टेड है, शेयरिंग द सेम इंटेंसिटी, एंड उस वजह से हम ये बता पा रहे हैं कि ये जो पूरा पिक्सल्स है या जितने भी पिक्सल्स है ये पूरा एक ग्रुप है और मिलकर एक फ्लावर बना रहा है. तो इस चीज को कनेक्टेड कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको लेबल करना इज द होल प्रोसेस नोन एज योर ऑब्जेक्ट लेबलिंग. एंड काउंट करना फिर हाउ मेनी टोटल ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन द इमेज इज नोन एज योर काउंटिंग इन इमेज प्रोसेसिंग. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेबलिंग पढ़ लेते हैं. ऑब्जेक्ट लेबलिंग में पहला स्टेप क्या होता है कि तुम इनिशियली एक पिक्सल से स्टार्ट करो, इस तरीके से बैकग्राउंड के इसी पिक्सल से स्टार्ट कर दो. ठीक है. अब उस बैकग्राउंड पिक्सल को सपोज दिस इज सम पिक्सल इन द इमेज. अब इस बैकग्राउंड पिक्सल के आसपास के पिक्सल्स को देखो, फिर इनके आसपास के पिक्सल्स को देखो, इनके आसपास के पिक्सल्स को देखो, इनके आसपास के पिक्सल्स को देखो. अब तुम इस वाले पिक्सल पे पहुंच गए. तुम्हें समझ आया. ओके, यू जस्ट डिटेक्टेड एन ऑब्जेक्ट. नाउ यू आर डूइंग द सेम 4 or 8 कनेक्टेड मेथड एंड ट्राइंग टू we can say trying to traverse to the whole image. अब सारी इमेज पे चले गए, देखा कि ये सब ना सेम सेम से है एंड इसके आसपास तो सिर्फ बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड है. That means this is your first we can say you found the first object and you just label that. ठीक है. And you do the same process again and again. So this is known as your steps in object labeling. अब होगा क्या, सपोज यहाँ पर क्या हुआ कि तुम एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज माई इमेज. इस इमेज में वी हैव अ फ्लावर. अब जब तुमने पिक्सल डाला तो तुम्हारा दिस इज फर्स्ट पिक्सल, दिस इज योर सेकेंड पिक्सल. अब ये जो पिक्सल है इसको तुमने पहले से ही मान लिया है कि ये तुम्हारा एक पिक्सल है. अब इस वाले पिक्सल के तुम जब एडजेसेंट कंपोनेंट्स देखोगे तो तुम्हारा ये वाला लाइक 2 पिक्सल्स होंगे. एक सेकेंड, 2 पिक्सल्स होंगे इस तरीके से. इस पिक्सल को देखा, उसके बाद इस वाले पिक्सल को स्कैन करोगे तो ये वाला जो पिक्सल है ऑलरेडी अब तक तुम्हारा मार्क्ड हो चुका है, तो अब तुम्हें इसको इग्नोर कर देना है. एंड अगर ऐसे ही तुम एक नई जगह पर आते हो, एक नई शेप पे आते हो, यहाँ पर एक पिक्सल है, अभी तक तुमने इसको नहीं देखा है, ट्रेवर्स नहीं करा है, लेबल नहीं करा है, न्यू ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर यू आर गिविंग इट यू आर ट्राइंग टू गिविंग इट अ न्यू लेबल. यू विल गिव इट अ न्यू लेबल. और इधर अगर तुम जिस ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो वो ऑलरेडी तुमने लेबल कर दिया है तो तुम्हें इधर न्यू लेबल नहीं देना. तो दिस इज द होल स्टेप्स यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट लेबलिंग इन विच यू स्टार्ट इनिशियलाइजिंग, देन ट्रैवर्स द इमेज एंड असाइन द लेबल्स एंड देन एट द एंड यू जस्ट मर्ज द लेबल्स. ओके. अब यहाँ पर लेबलिंग करने के वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम, जिनमें पहला होता है हमारे पास फ्लड फिल एल्गोरिदम एंड सेकेंड इज अवर 2 पास एल्गोरिदम. अब फ्लड फिल एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ, फ्लड फिल एल्गोरिदम इज लाइक यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ पिक्सल, उसके बाद जितने भी कनेक्टेड पिक्सल्स थे, जैसे ये एक पिक्सल है, अब इससे सपोज ये वाला कनेक्टेड पिक्सल है एंड ये वाला कनेक्टेड पिक्सल है, तुम इन 2 पिक्सल्स के पास चले गए एंड इनको लेबल कर दिया एंड देन यू जस्ट गो टू देयर कनेक्टेड पिक्सल्स एंड लेबल दैट. सो दिस इज नोन एज योर फ्लड फिल एल्गोरिदम. It is one of the labeling algorithms. A recursive algorithm starts from an unlabeled foreground pixel and spread through connected foreground pixels, labeling them. Okay, it starts from foregrounded pixel. That means it starts from the we can say object pixel. Object के pixel से start करोगे, then try to traverse all over. Okay, do you get my point? Now we have 2 pass algorithm. 2 pass algorithm में क्या होता है, इनिशियली तुमने एक पिक्सल लिया, तुमने लेबल कर दिया सब पिक्सल्स को, ऐसे ऐसे करके रफ एक बोल सकते हैं, तुमने रफ लेबल्स कर दिए, रफ लेबल्स कर दिए. उसके बाद तुम चेक करोगे कि ओके ये वाले जो पिक्सल्स है ना ये आपस में एक दूसरे जैसे ही है, सेम इंटेंसिटी है. उसके बाद जितने भी पिक्सल्स तुम्हें सेम सेम लगेंगे उन सबको ग्रुप कर दोगे. तो इस तरीके से क्या होगा कि इनिशियली तुमने जब रफ लेबल्स करोगे तुम्हें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहेंगे कि ये वाले पिक्सल्स की सेम इंटेंसिटी है, इन वाले की सेम इंटेंसिटी है, बट स्टिल वी गिव डिफरेंट लेबल्स टू देम. तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को तुम फिर ठीक करोगे इन योर सेकंड पास. सो इन योर फर्स्ट पास यू जस्ट स्कैन द इमेज पिक्सल बाय पिक्सल, assign preliminary labels to connected foreground pixels, and in second pass you resolve the conflicts and merge labels if 2 regions are found to be connected during the first pass. Do you understand that? तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने लेबल्स पढ़ लिया, स्टेप्स इन ऑब्जेक्ट लेबलिंग देख लिया. अब हमें देखना है हाउ वी एक्चुअली गोइंग टू काउंट द ऑब्जेक्ट.
So counting object is the process of determining the total number of distinct objects in a binary image, and that happens after the labeling. तो steps क्या होंगे ऑब्जेक्ट लेबलिंग के? सबसे पहले तुमने अपनी इमेज को देखा, उसके अंदर कितने लेबल्स है वो सब देखे, काउंट करे, और यहाँ पे यू कैन ट्राई टू हैंडल द स्पेशल केसेस, यानी कि चेक कर लेना कि देयर शुड बी नो नॉइजेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, और किसी ऑब्जेक्ट गलती से किसी नॉइज को, कोई गलत डेटा को हमने कंसीडर नहीं कर लिया है, लेबल नहीं कर लिया, उन सबको बस हैंडल करके you just write the total label. So these are a very simple steps, and this is not very डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा, तुम लोग समझदार हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने अगले एल्गोरिदम को देखते हैं, जो कि यूज होता है फॉर ऑब्जेक्ट लेबलिंग एंड काउंटिंग। तो अभी हमने कुछ एल्गोरिदम की बात की थी जो कि यूज होते हैं फॉर लेबलिंग पर्पसेस। अब हम थोड़ी सी वही चीज है, दिस इज लाइक अ सेम थिंग बट रिटन इन अ मोर elaborative version, जहाँ पे मैंने तुम्हें बोला हाउ वी कैन फाइंड द कंपोनेंट्स, हाउ वी कैन check the connected components using 4 connectivity and 8 connectivity. उसके बाद we have two label passing algorithms, two pass labeling algorithms. यहाँ पर क्या होगा, पहले पास में this just assign a preliminary label and in second pass they try to merge the conflicts. और इस पूरे algorithm को हम connected components labeling के नाम से जाते हैं। तो ये जो हमने इधर पढ़ा था अभी, wait, yes, this two pass algorithm is also known as connected component labeling. So we can say that the name of two pass algorithm is connected component labeling. ठीक है, तो ये एल्गोरिदम होता है दैट आर यूज फॉर लेबलिंग। उसके बाद हमारे पास अगर एप्लीकेशंस की बात करें कि वाई वी आर डूइंग द ऑब्जेक्ट लेबलिंग एंड काउंटिंग, तो इट इज हेल्पफुल फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड मेडिकल इमेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के अंदर। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ अवर ऑब्जेक्ट लेबलिंग एंड काउंटिंग। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पर भी, देखो जब भी हम कुछ इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं या इमेज डिटेक्शन कर रहे हैं एंड हमारे डेटा के अंदर नॉइजेज आ जाएंगी, तो दिस इज चैलेंज, क्योंकि उनको फिर लेबल करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, उसके बाद अगर दो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप्ड है एंड उन ऑब्जेक्ट्स को लेबल करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट, और अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेबल दैट। सो दीज आर द चैलेंजेस इन ऑब्जेक्ट लेबलिंग एंड काउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइज फिल्टरिंग इन इमेज प्रोसेसिंग। अब साइज फिल्टरिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू रिमूव द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इमेजेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होता है कि हम नॉइस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हमारे इमेज के अंदर है जो कि काम के नहीं है, तो वी जस्ट सिंपली ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट वेरी useful. So size filtering in image processing refers to the process of removing or retaining objects in an image based on their size. ठीक है, यहाँ पर we just try to remove the objects. This is known as size filtering in image processing. That means we need to filter the objects with the help of size. Size के we can say size के through साइज को हटाकर वी आर फिल्टरिंग द ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोर गुड। ठीक है, so इतना समझो। This technique is specially useful for removing noise, small artifacts, or irrelevant objects while keeping the object of the interest that are larger than a specified size threshold. इसमें समझो होता क्या है, यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, इस इमेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मैंने एक थ्रेशोल्ड बनाया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनकी भी वैल्यू इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, या तो हो सकता है वो वाले हम रिमूव कर दें ऑब्जेक्ट्स, या फिर जिनकी भी वैल्यू इस थ्रेशोल्ड से कम है, हो सकता है हम उनको रिमूव कर दें। नाउ वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ साइज फिल्टरिंग। तो ऑब्जेक्ट फिल्टरिंग का काम क्या होता है, फॉर नॉइज रिडक्शन, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हमें नॉइज रिमूव करनी है, तो बेसिकली प्री प्रोसेसिंग के लिए भी यूज होता है, सो दैट हम इरिलेवेंट ऑब्जेक्ट जिनकी की जरूरत नहीं है या फिर जो हमें इमेज को प्री प्रोसेस करते वक्त कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ साइज फिल्टरिंग। अब साइज फिल्टरिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वी आर ट्राइंग टू लेबल द ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट का हम साइज को मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब साइज मेजर करने के लिए वी कैन यूज द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दीज आर सम
टेक्निक्स यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को वी कैन से लेबल करेंगे, उसके बाद हर ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन इट्स एरिया, एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया। उसके बाद हमारे पास एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो तुम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करो विद द हेल्प ऑफ मिनिमम साइज थ्रेशोल्ड, एंड दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम साइज थ्रेशोल्ड। अब मिनिमम साइज थ्रेशोल्ड के अंदर क्या होता है कि तुमने एक साइज बनाया 5, अब जो भी ऑब्जेक्ट्स उस साइज से कम है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज ये वाला जो साइज है ये मिनिमम होना चाहिए, तो उससे कम साइज वाले सारे ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड में उससे ज्यादा साइज वाले जिनका एरिया उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज योर द वे, दैट्स हाउ यू अप्लाई साइज थ्रेशोल्ड। तो अपना तुम्हें देखना है कि मिनिमम साइज थ्रेशोल्ड करना है या मैक्सिमम साइज थ्रेशोल्ड करना है, एंड उसके बाद यू सिंपली रिमूव और कीप द ऑब्जेक्ट। सो द ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू रिमूव you simply remove it, and the objects you want to keep you simply keep it. So this is the whole size filtering process. Okay, common size filtering techniques में क्या आती है कि filter कर दो with the help of minimum size, या फिर तुम filtering करो with the help of maximum size। minimum size filtering करोगे तो जो objects उससे छोटे हैं वो सारे remove हो जाएंगे, और maximum size filtering में जो objects उससे बड़े हैं वो remove हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक size range के अंदर भी तुम filtering कर सकते हो कि इस दिस इज द साइज, सपोज द आई वांट द एरिया बिटवीन 50 टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो जिन भी पिक्सल्स, मतलब ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, बट ऐसे ही समझो कि जो ऑब्जेक्ट्स का साइज अब 50 से कम होगा वो वाले भी रिमूव हो जाएंगे, और 100 से ज्यादा होगा वो वाले भी रिमूव हो जाएंगे। तो दीज आर सम टेक्निक्स, दिस आर सम कॉमन साइज फिल्टरिंग टेक्निक्स। नाउ आई होप मैंने समझा दिया होगा अच्छे से व्हाट इज द साइज फिल्टरिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द कॉमन साइज फिल्टरिंग टेक्निक्स। ठीक है, the mathematical definition of size filtering is let a B binary image, let A be a binary image, let C1, C2, these are the connected components। अब यहाँ पर we can calculate the size of these things। अब यहाँ पर अगर तुम्हें एक example दिखाऊं, suppose this is your image, ये तुम्हारे पास तुम्हारी इमेज है। अब यहाँ पर तुम इमेज को अगर देखो तो यहाँ तुम इस इमेज को लेबल कर रहे हो कि ये तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरे पहले ऑब्जेक्ट हो गए, इन सबको सेम लेबल कर दिया, एंड ये वाले जो है ये सारे कनेक्टेड हैं, दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इनको भी तुमने सेम लेबल कर दिया। सो दिस इज वी आर लेबलिंग ऑब्जेक्ट, यू आर डूइंग द लेबलिंग यहाँ पर, और यहाँ पर भी यू आर डूइंग द लेबलिंग। अब तुमने इनका एरिया कैलकुलेट करा, तो पहले ऑब्जेक्ट का एरिया था 4 पिक्सल्स, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट का एरिया है यहाँ पर 4 पिक्सल्स। वैसे ये 5 है, बट ऐसा मानो कि 4, ओके यहाँ पर 4 लिखा है, वैसे 5 पिक्सल्स है यहाँ पर, बट ठीक है अभी कर ले मान लो। अब क्या हुआ, तुमने एक थ्रेशोल्ड पिक्सल सेट करा, सपोज तुमने थ्रेशोल्ड बोला कि 6 पिक्सल्स हो तुम्हारा थ्रेशोल्ड होना चाहिए मिनिमम। दैट मीन्स यहाँ पर यू वांट कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स का मिनिमम साइज 6 से कम है वो सारे रिमूव हो जाए, और जिन भी पिक्सल्स का, जिन भी ऑब्जेक्ट्स का साइज 6 पिक्सल से ज्यादा है वो सारे रहे। अब क्या हुआ, इनिशियली तुम्हारे में क्या है, एक 4 पिक्सल है, एक 5 पिक्सल है, दैट मीन्स दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लेबल हुए हैं उनका साइज 6 पिक्सल से कम है, तो ये सारे रिमूव हो गए, एंड यू हैव द only 0 0 0 0। This is your size filtering। I hope I teach you that in a good way, so you are able to understand the whole concept। अब size filtering again I just say कि noise detection के लिए, object detection के लिए, particles कितने हैं उनको count करने के लिए, shape को recognize करने के लिए, इन सब चीजों में use होते हैं। अब challenges हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, challenges इसमें आता है हमारा overfitting, noise artifacts and varying object sizes। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कि समटाइम्स तुम अगर ये कर भी रहे हो, ऑब्जेक्ट फिल्टरिंग भी कर रहे हो, स्टिल उनके बाद कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स होंगे जो रह जाएंगे समहाउ, एंड दिस इज नोन एज योर नॉइज। एंड उसके बाद यू कैन से कि अगर ऑब्जेक्ट साइज ऐसा है जो थोड़े टाइम के बाद बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कुछ वैसी वाली इमेजेस है, तो उनमें भी फिल्टरिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब ये वेराइंग ऑब्जेक्ट साइज ये आगे आएगा, मतलब ये नहीं आगे आएगा, बट आगे चल के हम कुछ ऐसे इमेजेस देखेंगे जो अपना जिनको को we want to change its sizes and shapes, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए अगला जो आएगा वो हमारा है डिस्टेंस फंक्शन इन इमेज प्रोसेसिंग। अब डिस्टेंस फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग इमेजिंग प्रोसेसिंग एंड वी वांट टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज। तो ये एक इमेज है, एक इमेज में यहाँ पेड़ बना है, यहाँ बॉल बनी है, अब पेड़ और बॉल का डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज योर डिस्टेंस फंक्शन इन इमेज प्रोसेसिंग, in which we are trying to find the distance between pixels and objects in an image। अब how we can calculate actually the distance function,
Now the techniques used to find the distance are first Euclidean distance, and we simply know कि Euclidean distance में हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। ओके, एंड यहाँ पर एक एग्जांपल है जहाँ पर इस तरीके से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के देखा गया है। उसके बाद आता है हमारे पास मेहलोनोबिस डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द पॉइंट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड normally, and हमें यहाँ पर with the help of covariance matrix we are trying to find the distances between the different axes, and this is the formula for your calculation of the distance. So it measures the distance between a point and a distribution, not just between two points। ये एक point और complete distribution के बीच में distance निकालने की टेक्निक होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म। अब डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो अब डिस्टेंस फंक्शन के अंदर पहले तो हमने टाइप्स देख लिया डिस्टेंस फंक्शन के, उसके बाद अगर डिस्टेंस फंक्शन के बारे में आता है तो हमें बताना होता है डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म। और डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वेयर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ बाइनरी इमेज इनटू मैप। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक फोरग्राउंड इमेज है। अब उसको मैं देखूंगी कि ये जो मेरी इमेज है, यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी पिक्सल्स हैं वो इस वाले पॉइंट से कितना दूर है, और ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी। तो दिस इज नोन एज योर डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म। इट इज एन इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन असाइन ईच पिक्सल इन एन इमेज अ वैल्यू। तो जितने भी पिक्सल्स इमेजेस में है उन सबको हम एक वैल्यू वी कैन से असाइन कर रहे हैं, एंड वो जो वैल्यू है वो डिस्टेंस है फ्रॉम अ पिक्सल टू अ नॉन जीरो पिक्सल, यानी कि वी कैन से वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड पिक्सल्स। सो वी कैन से यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द फोरग्राउंड फॉर ईच बैकग्राउंड पिक्सल्स। अब यहाँ पर वी कैन डू दैट डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म, देन वी हैव chamfer distance transform। These are two methods to calculate the distance transform। यहाँ पे Euclidean distance transform is the way जहाँ पर we are using the Euclidean distance and calculating the points, and we have then chamfer distance transform, an approximation of Euclidean distance transform using predefined distance values in a grid। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी पॉइंट्स हैं इमेजेस हैं, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू सिंपल ग्रिड्स, एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द distances of the points। okay, बस इतना समझो कि it is like a way where we are mapping the foregrounded images with the background pixels, foregrounded pixels with the background pixels, and the techniques used for that is Euclidean distance transform and chamfer distance transform। okay, now what are the way that we can choose the right distance? okay, first let's study about the applications of distance function। अब देखो, जब distance function करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, इमेज सेगमेंटेशन रीजन फाइंड करने में हेल्प होगी, इमेजेस को वी कैन से हम अच्छे से पता कर पाएंगे, उसकी पोजीशंस को कैलकुलेट कर पाएंगे, शेप एनालिसिस कर पाएंगे, एंड स्केलेटनाइजेशन एक्सेट्रा में भी वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फंक्शन। उसके बाद we can say what are the ways by the help of which we can choose the exact right distance function। हम किस तरीके से कौन सा कब कौन सा डिस्टेंस फंक्शन देख सकते हैं। तो देखो, अगर हमें दो पिक्सल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, एंड जो जो पिक्सल्स है वो सारे सेम डायरेक्शंस में, देन वी कैन यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस। उसके बाद अगर ग्रिड बेस्ड एनालिसिस करनी है, फॉर दैट वी कैन यूज मैनहट्टन डिस्टेंस। और मैंने तुम्हें ये तीन पढ़ाए हैं। वी डोंट स्टडी अबाउट द चेस बोर्ड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म, नो सॉरी, वी स्टडीड अबाउट डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म, नॉट स्टडीड अबाउट चेस बोर्ड एंड मैनहट्टन। सो यहाँ पर सेम ही फॉर्मूला होता है, बस स्क्वायर की जगह यहाँ पर वी यूज मॉड्यूलस। ठीक है, इतना समझो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर महलन Mahalanobis distance is suited for multi-dimensional data when correlation between features exists। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर we calculate a distance from points to the distributions, different distributions। so अगर डेटा बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल डेटा है तो उसके बीच में हमें पिक्सल्स का डिस्टेंस निकालने के लिए we use this। एंड फोर्थ इज डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म, जहाँ पर हम देखते हैं how we can actually map the distances। so this is used for that purposes। ठीक है, तो these are some different distance functions that we can use। and I hope तुम्हें अब ये पूरा concept समझ आ गया होगा कि ये था क्या actually distance वाला whole thing। अब हमारे पास अगला आता है skeleton and thinning in image processing। अब skeleton and thinning कुछ ऐसे समझो कि suppose you have a shape,
अ कंप्लीट 3D रेक्टेंगल शेप। अब उस 3D रेक्टेंगल शेप को तुम कुछ इस तरीके से लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हो, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से कुछ लाइंस के थ्रू कन्वर्ट करते हो और उस स्ट्रक्चर को बहुत वी कैन से स्केलेटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। अगर तुम्हारे पास एक 3D सर्कल है, 3D स्पेयर है, एंड उस स्पेयर को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो यूजिंग अ सर्कल, एंड सारी चीजें, सारा साइज वगैरह उसका सेम रख रहे हो एज इट इज, मतलब नॉट साइज बट रेडियस उसका ठीक रख रहे हो, एंड द स्ट्रक्चर शुड बी काइंड ऑफ सेम, सेंटर सेम जगह पर हो, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हो, तो दिस इज नोन एज योर स्केलेटनाइजेशन। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एन ऑब्जेक्ट इन इमेज टू इट्स skeletal form while maintaining its connectivity and topology. That means we ensure a structure of it। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें एक थिन स्ट्रक्चर मिलेगा जो तुम्हें एज इट इज ऑब्जेक्ट की शेप रिप्रेजेंट करके दे रहा है। एंड यहाँ पर यू कीप इन माइंड अबाउट सेंट्रल एक्सेस कि सेंटर से उनका डिस्टेंस, शेप्स वगैरह वो सब सेम हो, तो यहाँ पर मेन फोकस हमारा सेंटर पर ज्यादा होता है। ठीक है, अब स्केलेटनाइजेशन का पर्पस क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर सके इनटू सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यहाँ पर जब हम सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन एनालाइज इट्स शेप ज्यादा बेटर तरीके से, तो इट इज यूज फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। बेसिक स्केलेटलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तुम्हारे पास एक बाइनरी इमेज होगी वेयर द ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय फोरग्राउंड पिक्सल्स एंड द बैकग्राउंड पिक्सल्स। अब तुम क्या काम करोगे कि तुम्हारे पास एक इमेज है, अब उस इमेज के अकॉर्डिंग तुमने सेंटर से स्टार्ट करा, उसके बाद उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को एनालाइज करते करते तुमने धीरे धीरे पूरा उस स्ट्रक्चर का बाउंड्री जैसे बना दिया यूजिंग स्केल्स। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर आइटरेटिव रिमूवल अप्रोच। एंड देन थर्ड इज योर टर्मिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ हो क्या है, दिस कैलिनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइटरेटिवली रिमूविंग पिक्सेल्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, often by using morphological operation like erosion or thinning. The key is to remove pixel in such a way that connectivity of the object is perceived। अब होगा क्या कि तुम्हारे पास सपोज एक 2D शेप थी, अब तुम्हें क्या करना है, उसमें से उस इमेज में से पिक्सल्स को देखना है, कैलकुलेट करना है, एंड देखना है कि व्हाट आर द पास पास के पिक्सल्स। और यहाँ पर तुम्हें सपोज यहाँ इसका बस ये वाला तुम्हारे पास ऐसा पूरा शेप है और इसके अंदर कलर्स है, अब तुम्हें इसको सिर्फ स्केल में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, ये जो ऊपर के पिक्सल्स हैं जो अभी काम के नहीं है, इनको धीरे धीरे करके रिमूव करोगे। इस वे में रिमूव करोगे कि जो भी शेप है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और बाकी की चीजें हट जाए। ठीक है, लेकिन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गायब ना हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन एज इट इज प्रिजर्व रहे। ठीक है, सो बेसिकली the second step in your basic skeletonization process is removing pixel one by one to ensure it doesn't break components, it doesn't break the connectivity, and at last, when you get your shape, you use termination. So this is the overall algorithm. This is the overall process that we use. अब यहाँ पर क्या होता है, how we can actually achieve the we can say skeletonization. What are the algorithm for skeletonization? तो इसके लिए we have different algorithms, जिसमें पहला आता है Zhang-Swin algorithm, then we have medical access transform and distance transform based on skeletonization। अब यहाँ पर जो पहला होता है हमारा जैंग स्विन एल्गोरिदम, इस ये एकदम सेम सिंपल है। यहाँ पर क्या होगा, यू आर ट्राइंग टू रिमूव रिपीटेडली द लेयर्स एंड अचीविंग अ स्ट्रक्चर। बस वही चीज है जो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा। दिस प्रोसेस इज सिमिलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्केलेटराइजेशन एल्गोरिदम यूजिंग आइटरेटिव थिनिंग and two subiteration works by removing non-necessary boundary pixels while preserving the topology on the object. So this is known as your Zhang-Swin algorithm। उसके बाद तुम्हारा मीडियल एक्सिस ट्रांसफॉर्म आता है, जहां पर तुम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हो एंड वी कैन से उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करते हो, कीपिंग इन माइंड अबाउट द सेंटर्स ऑफ इट। ठीक है, यू फोकस ऑन द सेंटर्स। एंड देन यू हैव डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म बेस्ड स्केलेटनाइजेशन, वेयर यू मेक श्योर कि जो डिस्टेंस होगा सारे पिक्सल्स का वो बराबर हो, कोई चेंज ना हो डिस्टेंस पिक्सल्स में जब तुम उसको कन्वर्ट करो इनटू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो दीज आर योर skeletonization algorithms and these are some applications for it. You can use skeletonization for shape representations, object recognitions, medical imagining। तो मेडिकल इमेजिनिंग एंड मोस्टली तुम देखोगे तो यही सारे वी कैन से
एप्लीकेशंस हैं स्केलेटनाइजेशन के, क्योंकि बेसिकली हम पूरा जो कंप्यूटर विजन करते हैं वो उनकी ही होल एप्लीकेशन यही सब है कि इन्हीं सब कामों में यूज करते हैं। अब हमारे पास थिनिंग आता है और एक ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन स्केलेटनाइजेशन एंड थिनिंग। तो बस ऐसा समझो कि स्केलेटनाइजेशन में वी वांट कि हमारा मेन स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहे, स्ट्रक्चर चेंज ना हो, डिस्टेंस चेंज ना हो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और हम उसको कन्वर्ट कर सके इनटू अ लाइंस, इनटू लाइंस, एंड वी कैन से दिस इज अ स्केलेटनाइजेशन एल्गोरिदम। बट थिनिंग के अंदर क्या होता है कि ओके, तुमने अगर वी कैन से मैप देखे होंगे, अब यहाँ पे गूगल मैप्स देखे होंगे, तो गूगल मैप्स में क्या होता है कि तुम्हें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल रही है, या फिर गूगल मैप्स भी नहीं, अगर तुमने मेट्रो मैप देखा होगा, तो मेट्रो मैप में क्या होता है, तुम्हें अगर रोड रिप्रेजेंट करनी है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक वायलेट लाइन इस तरीके से, है ना, उसके बाद यू हैव अ रेड लाइन जो कि इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेट्रो मैप के अंदर जब तुम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तुम एक एक्चुअल रोड को, एक एक्चुअल रूट को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू स्केलेटल लाइंस, बट वो सारी चीजें मेंटेन रख रहे हो कि वो किधर से स्टार्ट हो रही है, किधर एंड हो रही है, और कितनी लंबी है, कितने स्टेशन है, कितने स्टेशन का गैप है, इनटू लाइक यू आर मेकिंग श्योर ऑल दीज थिंग्स। तो दिस इज द अप्रोच नोन एज योर स्केलेटनाइजेशन, वेयर यू ट्राइंग टू कन्वर्ट अ रियल इमेज इनटू लाइंस। बट थिनिंग का मतलब क्या होगा कि सपोज अभी तुमने वी कैन से इंडिया का मैप देखा। अब इंडिया के मैप में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम स्टेट्स को लाइंस में रिप्रेजेंट कर रहे हो। इंडिया एक्चुअल में बहुत बड़ा है, बट उसके मैप के अंदर कोई भी स्टेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि एक कंपोनेंट होगा बट इट हैव सम विड्थ। इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इट, बट इसकी खुद कुछ विड्थ होगी, तो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू थिन कर्व्स, नॉट द एग्जैक्ट इमेज, बट वी आर बेसिकली थिनिंग का मतलब क्या हो गया, दैट यू आर ट्राइंग टू नैरो द ऑब्जेक्ट, ठीक है, reduce the thickness of the object, but it should consist of some thickness, कुछ thickness हो, but पहले actual thickness से कम हो। समझ आया? लाइक एक्चुअल में अगर नदी है बहुत बड़ी है, पर अगर तुम इमेजेस में अपनी ड्राइंग्स में बनाते हो तो तुम कुछ इस तरीके से रिवर्स को बना देते हो, यानी कि तुम उसकी थिकनेस कम करके दिखाते हो। तो वैसे ही कुछ हमारा कंसेप्ट होता है थिनिंग। थिनिंग is a morphological operation that reduce objects to thin lines or curves, typically 1 pixel wide, while retaining the object's essential shape। मतलब कि ऑब्जेक्ट शेप अपनी वैसी ही रखेगा, बट इट जस्ट कन्वर्टेड इनटू अ थिन, मोर थिन लाइंस और कर्व्स। अब पर्पस क्या है, सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है कि सबसे पहले तो जब हम थिनिंग करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट व्हेन वी आर डूइंग द स्केलेटन प्रोसेस, वी आर सिंपली डूइंग व्हाट, बस इतना समझो कि जब हम थिनिंग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द इमेज इनटू इट्स सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको हम सेम शेप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इजी है फॉर एनालिसिस एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ थिनिंग एल्गोरिदम। अब थिनिंग एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, तो सबसे पहले यू हैव अ बाइनरी इमेज एंड इट विल कम एज एन इनपुट। तो तुम्हारे पास सबसे पहले बाइनरी इमेज है। अब तुम्हारे पास क्या करना है, देखो मानो इनिशियली जो तुम्हारी पास रिवर थी वो इतनी बड़ी थी एंड इट्स लाइक कंटेनिंग अ लॉट ऑफ विड्थ। अब तुम क्या करोगे, जब थिनिंग करोगे तुम्हारा मेन काम होता है कि विड्थ इमेजेस को कम कर दो। तो देखो इसकी विड्थ कम करनी है या फिर इस ऑब्जेक्ट को हमें नैरो करना है, तो ऑब्वियसली हम इसकी विड्थ को पिचका देंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, साइड से पिक्सल्स को हटाने लगेंगे, बाउंड्री वाले पिक्सल्स को, एंड इस वजह से हेयर इट विल जनरेट अ न्यू बाउंड्री काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पर भी वी यूज द आइटरेटिव प्रोसेस फॉर थिनिंग। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले वी हैव अ बाइनरी इमेज। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, pixels are checked to see if they can be removed without breaking the connectivity. So here also we are trying to remove the pixels and do it मल्टीपल टाइम्स, जब तक हमें पूरा एक नैरो पिक्सल का वो ना मिल जाए, हमें द स्ट्रक्चर विच वी वांट, तो जब तक हमारी प्रॉपर थिनिंग ना हो जाए। ठीक है, so यहाँ पर भी we do the thinning using the two operations, first pass and second pass। first pass में we are trying to remove the object and second में we will make sure कि कोई noise तो नहीं रह गई है, या फिर कुछ और बाउंड्री पिक्सल्स को वी आर ट्राइंग टू रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पर थिनिंग एल्गोरिदम्स में हमारे पास हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो हल एल्गोरिदम और हेल्डिच थिनिंग एल्गोरिदम आता है।
तो यहाँ पर हिट और मिस ट्रांसफॉर्मर में वी आर ट्राइंग टू रिमूव द पिक्सेल्स दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ट्राई टू थिन एन ऑब्जेक्ट। ड्यू और एल्गोरिदम में वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द आइट्रेशंस एंड फॉलोइंग सब स्पेसिफिक रूल्स। कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे जिनकी हेल्प से वी आर ट्राइंग टू थिन। एंड हिल्डिक एल्गोरिदम में भी देयर आर सम कंडीशंस जिनकी हेल्प से वी आर ट्राइंग टू रिमूव द पिक्सेल्स। बस इतना यहाँ पर देखो और इतना काम करो। अब थिनिंग का काम क्या होता है? टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, मेडिकल टाइम एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। अब स्केलेटनाइजेशन और थिनिंग के बीच में डिफरेंस देखें तो स्केलेटनाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द ऑब्जेक्ट टू इट्स एसेंशियल सेंट्रल स्ट्रक्चर। एक सेंट्रल स्ट्रक्चर में रिड्यूस कर देंगे ऑब्जेक्ट को। वी विल मेक श्योर कि जितने भी डिस्टेंसेस है सब मेंटेन रहे। थिनिंग में क्या होता है? वी जस्ट रिड्यूस द ऑब्जेक्ट टू अ 1 पिक्सल वाइड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट में हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि स्केलेटनाइजेशन जब हम करते हैं तो इसकी हेल्प से वी कैन convert the whole circle into a more structured format, into a more central format। यहाँ पर इसका सेंटर वगैरह सब मेंटेन रहता है। ये सारी चीजें होती है। और स्केलेटनाइजेशन की अगर मेथड्स देखें जिनकी हम हेल्प से स्केलेटनाइजेशन कर सकते हैं, वो होता है कि हम पिक्सल्स को, बाउंड्री पिक्सल्स को, इन सबको रिमूव करें। सेम रिमूवल जो होता है वो थिनिंग के अंदर भी यूज होता है। एप्लीकेशन जो स्केलेटनाइजेशन है इट इज यूज फॉर your shape recognition, etc. Thinning is also used for shape recognition and your feature extractions। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्केलेटनाइजेशन और थिनिंग के अंदर स्केलेटनाइजेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड थिनिंग इज मोर फास्टर। ठीक है। नाउ दीज आर द एप्लीकेशंस वेयर थिनिंग वी कैन यूज थिनिंग। उसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक विच इज डिफॉर्मेबल शेप एनालिसिस इन इमेज प्रोसेसिंग। अब डिफॉर्म होना क्या होता है? कोई चीज अपनी शेप खो देती है, दिस इज नोन एज डिफॉर्मेबल। तो यहाँ पे क्या होता है? जब हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कुछ ऐसे इमेजेस को एनालाइज करते हैं जो बार बार चेंज हो रही हैं और उनको हर फ्रेम में अगर तुम देख रहे हो तो एक डिफरेंट इमेज आ रही है, दिस इज नोन एज योर डिफॉर्मेबल शेप। और यहाँ पर वी कैन एनालाइज दैट एंड हाउ वी कैन एनालाइज दैट, वी जस्ट स्टडी दैट। अब डिफॉर्मेबल शेप एनालिसिस का तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई आया और उसकी लंग्स की का हमने मशीन में डाला है, लंग्स को मशीन में डाला, लंग्स को लंग मतलब इंसान को मशीन में डाला एंड देन हमने स्कैन करा। ठीक है। अब क्या हुआ? जब हमने स्कैन करा तो पहले फ्रेम में उसके लंग्स वो इनहेल कर रहा है तो ऊपर हो रहा है, फिर लंग्स नीचे हो रहे हैं, तो ऐसे करके इसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। ठीक है। वो फिक्स नहीं हो सकती और वो हर फ्रेम में फिक्स नहीं होगी। सेम विद इस तरीके से जब हम चीजों की स्टडी करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इनको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल शेप एनालिसिस। तो रिफर्स टू द स्टडी ऑफ शेप्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली व्हेन द शेप्स आर एबल टू डिफॉर्म और चेंज देयर स्ट्रक्चर अंडर सर्टेन कंडीशन। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस particularly useful when dealing with the objects that are not rigid or fixed, such as biological structures जैसे कि ऑर्गन और टिश्यूज की जब हम स्टडीज कर रहे हैं, और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स दैट मे अंडरगो डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पर डिफॉर्मेशन के अंदर की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? डिफॉर्मेशन हमारा 3 तरीके से होता है। पहला होता है इलास्टिसिटी, विस्को इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है और थोड़े टाइम बाद अपनी शेप ले लेता है, फॉर एग्जांपल रबर बैंड। देन वी हैव विस्को इलास्टिसिटी। मतलब देखो, इलास्टिसिटी इज लाइक कोई ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज करेगा तुरंत, एकदम तुरंत, विदाउट टेकिंग सेकेंड्स, तुरंत अपनी शेप वापस ले लेगा, फॉर एग्जांपल रबर बैंड। नाउ वी हैव विस्को इलास्टिसिटी। इट इज बेसिकली द एबिलिटी टू डिफॉर्म इन अ टाइम डिपेंडेंट मैनर, यानी कि अपनी शेप वापस ले लेना बट आफ्टर अ वेरी सर्टेन टाइम। फॉर एग्जाम्पल तुम क्ले को देख रहे हो, क्ले को ऐसा हुआ कि तुमने थोड़ा सा क्ले को खींचा और छोड़ दिया, थोड़े टाइम बाद क्ले दोबारा से वैसी हो गई, उसी शेप की हो गई। या फिर स्लाइम देख लो, आई थिंक स्लाइम तो अपनी शेप वापस नहीं लेता, बट जस्ट थिंक अबाउट एग्जाम्पल, वी ऑलरेडी स्टडीड दैट इन फिजिक्स। तो दिस इज नोन एज विस्को इलास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी में तुमने वो वाली क्ले देखी होगी जो भी बहुत आ रही है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी क्ले होती है? ड्राई क्ले आई गेस समथिंग, जहाँ पर वो ऐसे क्ले होती है 2 मिनट में बनाया एंड वो फिर वही शेप ले लेती है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है, बट स्टिल वो उसी शेप में हो जाती है एंड चेंज नहीं होती अपनी शेप को थोड़ी देर बाद से डिफॉर्म नहीं हो, सॉरी, अपनी शेप वापस से नहीं फॉर्मुलेट करती। तो दिस आर योर 3 कंसेप्ट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट डिफॉर्मेशन मॉडल। अब यहाँ पे हमारे पास 2 अलग से कंसेप्ट्स आते हैं, दैट मीन जिसका मतलब होता है, जिसमें आता है हमारा इम्प्लिसिट मॉडल एंड एक्सप्लिसिट मॉडल। इम्प्लिसिट मॉडल क्या होता है? किसी शेप के अंदर
मतलब कोई भी शेप है, अगर यहाँ पे इनसाइड द शेप प्रेशर लग रहा है तो दिस इज नोन एज योर इम्प्लिसिट मॉडल, और बाहर से प्रेशर आ रहा है और शेप चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट मॉडल। इम्प्लिसिट मॉडल इज लाइक तुमने बैलून के अंदर हवा भरी, तो बैलून के अंदर की हवा जो प्रेशर मार रही है बैलून के बाउंड्रीज पे, दिस इज इम्प्लिसिट मॉडल, और जो बाहर वाली एयर प्रेशर मार रही है बैलून्स पे, दैट इज योर एक्सप्लिसिट मॉडल। अब जो शेप रिप्रेजेंटेशन होते हैं इनको तुम अलग अलग तरीके से शेप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड मैश बेस्ड मॉडल। तो ये जो डिफॉर्मेशन शेप्स है इनको अगर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इट्स बाउंड्री, सो दिस इज नोन एज योर बाउंड्री शेप रिप्रेजेंटेशन। पूरी शेप्स को तुम कुछ कुछ पॉइंट्स की मदद से रिप्रेजेंट करो तो दिस इज नोन एज योर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एंड वी आर व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द होल शेप इन द टर्म्स ऑफ वर्टिसेस एजेस, उस तरीके से शेप्स को शेप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, दिस इज नोन एज योर मैश बेस्ड मॉडल। ओके, नाउ वी हैव टेक्निक्स फॉर डिफॉर्मेबल शेप एनालिसिस। तो अगर तुम्हें ये देखना है कि हाउ मच द शेप चेंज और किस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करोगे, सो यू हैव वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दैट। सो द टेक्निक्स फॉर डिफॉर्मेबल शेप एनालिसिस इज फर्स्ट, दिस इज योर एक्टिव काउंटर्स। अब जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, बिकॉज ये अलग से तुम्हारा लास्ट टॉपिक भी है जिसको मैं दोबारा से बताऊंगी, तो डोंट थिंक कि ये सेम चीज़ है, मतलब ये सेम चीज़ें ही हैं, पर फिर कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि हम सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं और ये बाद में भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव कॉन्टोर होता है, देन वी हैव लेवल सेट मेथड, एंड this the last one is our physical based models. Okay, and उसके बाद we have, okay last one है, उसके बाद we have shape deformation using statistical model. So these are some models, इनके बारे में भी देखेंगे, बट अभी के लिए तुम हेडिंग देख लो कि है क्या ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिफॉर्मेशन पता चल गया, अब व्हाट आर द टेक्निक्स जिनके हेल्प से हम डिफॉर्मेबल शेप को एनालाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू एनालाइज द डिफॉर्म शेप्स। देखो, पहला होता है कि अगर हमें स्टडी करनी है अबाउट द डिफॉर्मेबल शेप्स, उनको एनालाइज करना है, तो पहले तरीका हमारे पास एक्टिव कॉन्टोर्स होता है। अब सपोज ये एक इंसान है और ये उसके फेफड़े हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है, सपोज कर लो। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या करा कि अब यहाँ पर आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग, यहाँ पर आई एम यूजिंग अ कॉन्टोर जो क्या कर रहा है, सपोज इट्स टेकिंग द शेप ऑफ द लंग्स जो कि ह्यूमन की है, वो शेप ले रहा है, वो एक्चुअल शेप ले रहा है इन लंग्स की। अब क्या हो रहा है, जब ह्यूमन एक्चुअली में सांस ले रहा है तो ये जो हमारी वर्चुअल शेप है ये भी अपनी शेप चेंज करी है। जब एक्सहेल कर रहा है तो ये जो वर्चुअल शेप है, जो एक्चुअल मतलब ये जो शेप है हमारी, ये भी अपनी चेंज कर रहा है, शेप को कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस शेप को स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग सम फंक्शंस, कि जब इंसान इनहेल कर रहा है तो शेप कैसी हो रही है। उसके बाद हम इस फंक्शन की, इस इक्वेशन के हिसाब से सोच रहे हैं कि जब वो एक्सहेल कर रहा है तो कैसी हो रही है। तो हम पूरी डिफॉर्मेशन की स्टडी कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टोर, दिस कर्व। ठीक है, अब कर्व क्या कर रहा है, खुद को बार बार चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज नोन एज एक्टिव कॉन्टोर, जिसको हमने स्नेक का भी नाम दिया। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्चुअली एनालाइज द shapes. ठीक है, so active contour are curves that can evolve under external forces to adapt the boundary of an object. These models are defined by an energy functional which balance internal forces and external forces, and these are the equations for that. ठीक है, and it is used for object boundary extraction, medical image segmentation. उसके बाद सेकंड हमारे पास लेवल सेट मेथड होता है। लेवल सेट मेथड क्या होता है, तो अब यहाँ पे अगला होता है हमारा लेवल सेट मेथड। अब इसको बस ऐसे समझो कि जो लेवल सेट मेथड होता है इट इज काइंड ऑफ बेटर देन योर वी कैन से एक्टिव कॉन्टोर, जहाँ पर हम एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते कॉन्टोर को, हम उसको पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से वी कैन से एक इक्वेशन होती है, एंड इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्टडी करते हैं अबाउट द होल image that is deforming its shape. So it is like a concept which is way more better than your something we studied previously. So the level set method represents the evolving shape as a zero level of a higher dimensional function, usually a sign distance function. The shape deforms by updating the function's level set. So it's like a function. अब यहाँ पर you have a contour and यहाँ you have an image. अब क्या हो रहा है कि ये जो contours हैं ये these are not taking the shape automatically. It's just changing its value when we are putting some value in the function. So it takes the shape of the object. तो कुछ ऐसा समझो कि ये जो इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली अ
कॉन्टो बट इट्स लाइक अ सरफेस जो ओवरलैप कर रहा है सपोज लंग्स को, और फिर क्या हो रहा है जब फंक्शन के अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं तो ये जो सरफेस है ये उस पूरे लंग की एज इट इज वैल्यू ले रहा है, और जब लंग्स एक्सपेंड हो रहा है तो यहाँ पे हम अगेन वैल्यूज डाल रहे हैं फंक्शन के अंदर, सो ये भी साथ में एक्सपेंड हो रहा है। तो कुछ ऐसा समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है बाउंड्री की अलाउ कर रही है टोपोलॉजिकल चेंजेस को होने से। दिस इज योर इक्वेशन। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम फंक्शंस के अंदर की वैल्यूज को अपडेट करते हैं, एंड इन अवर active contours we actually have a contour that is changing its value, ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग इक्वेशन, बट इक्वेशन का उतना कुछ खास रोल इधर नहीं है। लेवल सेट मेथड में इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना समझो। उसके बाद फिजिकल बेस्ड मॉडल में क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉम द फिजिकल ऑब्जेक्ट, और फिर उस स्ट्रक्चर और शेप को भी हम एज एन फिजिकल ऑब्जेक्ट समझते हैं, और उस पर फिजिक्स के लॉज लगाकर, इलास्टिसिटी, ये सारे लॉज लगाकर न्यूमेरिकली उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस मॉडल ट्रीट्स द शेप एज अ physical object that is subjected to force like stretching, bending or compression. They model the shape deformation based on physics laws. तो यहाँ पे मेन फोकस फिजिक्स के लॉज लगाना होता है इमेज पे, एंड फिर उसको एनालाइज करना होता है, डिफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है। Okay, now we have some formulas, some concepts of physical based model, जिसमें आता है mass spring model, finite element method, and there are some applications of that. So mass spring model में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप्स जो होंगी जिनको हम ट्राई कर रहे हैं एक्चुअल डिफॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करना, वहां पर हम ऑब्जेक्ट को एज एन मास रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन यहाँ पर स्प्रिंग लगा के उसकी डिफॉर्मेशंस को देखते हैं, और उसके बारे में फोर्सेस के थ्रू कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहा है, वो सब स्टडी करते हैं। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द शेप इनटू अ एक्चुअल वे, जिस हिसाब से हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने इमेज बनाई वो डिफॉर्मेशंस कर रहा है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं with the help of mass spring model, then we have a finite element method। तो ये सब आ गया। अब हमारे पास आता है शेप डिफॉर्मेशन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, यानी कि अब हम क्या करेंगे, शेप को डिफॉर्म होता देखेंगे कि शेप जो है वो एक्चुअल में किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट यूज करती है, या फिर मैं तुम्हें बोलूँ तो शेप डिफॉर्मेशन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब ये होता है कि जब शेप्स डिफॉर्म हो रही है, हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो शेप्स हैं वो किस तरीके से मैथमेटिकली हम वेरी वी कैन से वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग यूजिंग सम मैथमेटिकल वेरिएबल्स, और उनकी हेल्प से पूरा शेप डिफॉर्मेशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें दो तरीके होते हैं, वन इज अवर एक्टिव शेप मॉडल एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो एक्टिव शेप मॉडल में वी आर ट्राइंग टू फाइंड द की पॉइंट्स, ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द होल थिंग कि किस तरीके से शेप चेंज हो रहे हैं यूजिंग सम लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो इसको हम एक्टिव शेप मॉडल बोलते हैं। देन वी हैव प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मेन पैटर्न्स जिसकी वजह से या फिर जिस तरीके से ये शेप चेंजेस हो रही है, कि इनहेल होगा तो वी कैन से वी विल ट्राई टू फाइंड सम डिफरेंट पैटर्न्स, और उसके लिए उस जब हम मैथमेटिकल वे में ये शेप जो डिफॉर्म हो रही है वो कैसे वेराई हो रही है, आपस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको फाइंड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल things and trying to analyze the pattern. This is known as your principal component analysis. Now why we study about the deformable shape analysis for your medical image segmentation, now you can even try it to detect the objects and track it। biometric and animations में जब तुम बनाते हो तब भी तुम शेप स्टडीज बहुत करते हो, शेप मैचिंग एंड रिट्राइवल के लिए रोबोटिक्स में इट इज वेरी हेल्पफुल, एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफॉर्मेबल शेप एनालिसिस। अब चैलेंजेस के अंदर क्या क्या हो सकता है कि रियल टाइम कंप्यूटेशन करना एक्चुअल में एक शेप का जो कि डिफॉर्म है वो हार्ड होता है, अगर नॉइजेस वगैरह आती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है डिफॉर्मेबल प्रोसेसेस में, एंड डिफॉर्मेशन को हैंडल करना इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज कर रहा हो, खुद को स्प्लिट कर रहा हो, खुद का शेप चेंज, तो उस वे में वी कैन से पूरा अगर उसका स्प्लिटिंग हो जा रही है, वो ऑब्जेक्ट मर्ज हो रहा है, तो भी उसके बारे में स्टडी करना फिर डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि उसकी शेप ही वैसी नहीं रहती। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बाउंड्री ट्रैकिंग प्रोसीजर इन इमेज प्रोसेसिंग। सिंपल सा मतलब है बाउंड्री ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारी इमेज है, उस इमेज के तुम बाउंड्री को ट्रैक कर रहे हो सो दैट तुम पूरे शेप का एनालिसिस कर
कर पाओ। दिस इज नोन एज योर बाउंड्री ट्रैकिंग। अब कितने तरह की तुम्हारी बाउंड्री ट्रैकिंग्स होती है? तुम्हारे पास पहली जो बाउंड्री ट्रैकिंग होती है वो होती है एज बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग, जहां पर तुम एक शेप के अंदर एजेस को फाइंड करने की कोशिश करते हो, एंड एजेस को ट्रैक करते हुए तुम अपनी पूरी बाउंड्री का पता लगाते हो। अब एजेस डिटेक्शन के अंदर यू हैव सम टेक्निक्स विच जिनका नाम है कैनी एज डिटेक्शन, देन वी हैव सोबेल ऑपरेटर एंड प्रिवेट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड तरीका होता है बाउंड्री टेक्निक डिटेक्शन का, रीजन बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग। ठीक है, इसमें तुम्हारा आता है रीजन ग्रोइंग वाटरशेड, एंड देन वी हैव एक्टिव कॉन्टूर मॉडल, इट इज ऑल्सो यूज फॉर बाउंड्री डिटेक्शन। अभी इसके बारे में हम अगेन पढ़ेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड देन वी हैव सम मोर बाउंड्री ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स लाइक चेन कोड एल्गोरिदम, मर्जिंग स्क्वायर एल्गोरिदम, बाउंड्री फॉलोइंग विद डीएफएस बीएफएस। बहुत सारी चीजें लग रही है, कंफ्यूज हो रहे हो, बट इट्स काइंड ऑफ इजी, बस समझो, एंड देन इफ यू रीड नोट्स यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज मोर लाइक ऑफ बेसिक नॉलेज, बट बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं जिनको यू नीड टू रिमेम्बर इफ यू नीड टू राइट द आंसर वेल इन एग्जाम्स। बट इसमें ऐसी चीजें कि अगर तुम आधी भूल भी गए तो तुम कुछ ना कुछ करके आ जाओगे पेपर में, तो इट्स लाइक अ चिल थिंग। ओके, तो सबसे पहले एज बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग इज जब हम बाउंड्रीज को डिटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस। तो पहले हम एजेस को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी हेल्प से पूरी बाउंड्री का पता लगाते हैं। अब इसमें सबसे पहला तरीका आता है कैनी एज डिटेक्शन। कैनियस डिटेक्शन में क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपनी इमेजेस है उनको ब्लर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इमेजेस के ऊपर एक फिल्टर लगा के उसको स्मूथ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी अब क्या होगा, जब हमने स्मूथ करा तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, कुछ ऑब्जेक्ट्स की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो ऐसे में हमें पता चला द ट्रांजिशन बिटवीन अ ब्राइटनेस एंड बिटवीन अ ब्राइट वी कैन से ब्राइट इंटेंसिटी pixel and a dull intensity pixel, the transition is somehow your edge or your boundary। तो ऐसे में तुम इंटेंसिटी ग्रेडियंट्स की हेल्प से यू आर ट्राइंग टू फाइंड द एज। अब तुमने एजेस को फाइंड कर लिया एंड उसके बाद ओ फिर तुम स्ट्रॉन्ग और वीक एजेस का पता लगाते हो और उनको ट्रैक करते हो, तुम्हें पूरी बाउंड्री मिल जाती है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द बाउंड्री ट्रैकिंग विद द हेल्प ऑफ कैनी एज डिटेक्शन। अब उसके बाद तुम्हारे पास सोबेल ऑपरेटर होता है, एंड ये भी एक तरीके का तरीका है जहाँ पर तुम इंटेंसिटीज के अकॉर्डिंग बाउंड्रीज को ट्रैक करते हो। बट द थिंग इज यहाँ पर यू डोंट अप्लाई द अ लॉट ऑफ फिल्टर्स, जो कि तुम्हारा कैनी वाले ऑपरेशन में हो रहा था। यहाँ पर दे आर यूजिंग मल्टीपल फिल्टर्स, गॉसियन फिल्टर्स लगा रहे थे, फिल्टरिंग कर रहे थे। बट यहाँ जो सोबेल ऑपरेटर है, इट इज वेरी सिंपल एंड यूज डोंट यूज एनी फिल्टर्स टू चेक इंटेंसिटी थिंग। ओके, नाउ then we have a third method which is pivot operator। It is simple, same as Sobel operator, but यहाँ पर it is using कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स। ओके, यहाँ पर ये लेता है कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स, पेयर्स लेता है कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स के, और उसके बाद एजेस को डिटेक्ट करता है। प्रिविट ऑपरेटर में इट यूज डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स। सो आई थिंक दिस मच नॉलेज इज enough for you to get a basic idea about edge based boundary trackings। Then we have रीजन बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग्स। अब रीजन बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग्स में क्या है कि तुम्हारी इमेज है, यू आर डिवाइडिंग द इमेज इनटू पर्टिकुलर रीजन्स, और रीजन्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी एक्सेट्रा यू आर ट्राइंग टू फाइंड द बाउंड्रीज एंड ट्रैवलिंग एंड ट्रैकिंग द बाउंड्रीज एंड ट्रैवल्स थ्रू द बाउंड्रीज। दिस इज नोन एज योर रीजन बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग। तो इट इज अ मेथड फोकस ऑन डिटेक्टिंग एंड ग्रोइंग रीजन्स रेदर देन एजेस। तो एजेस पे जोर ना डालते हो, तुम रीजन्स के थ्रू डायरेक्ट बाउंड्री को डिटेक्ट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है रीजन ग्रोइंग। रीजन ग्रोइंग स्टार्ट्स विद अ सीड पॉइंट एंड एड्स नेबर पिक्सेल्स दैट हैव सिमिलर इंटेंसिटी और कलर वैल्यूज टू फॉर्म अ रीजन। नाउ यू आर डूइंग बाउंड्री ट्रैकिंग। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, पहला जो हमारा मेन था तरीका, उसमें वी आर यूजिंग सिंपली द एज बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एजेस, एंड उसके बाद एजेस के थ्रू बाउंड्री का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है रीजन बेस्ड। तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, डिवाइड करोगे इमेजेस को एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स तुम इंटेंसिटी शिफ्ट्स के थ्रू चेक करोगे कि व्हाट आर द एग्जैक्ट बाउंड्रीज एंड ट्राई टू ट्रैक दैट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी चेंजेस।
इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर रीजन बेस्ड बाउंड्री ट्रैकिंग के अंदर यू हैव डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, जैसे रीजन ग्रोइंग हो गया, वाटरशेड सेगमेंटेशन होता है। तो कंसेप्ट क्या है रीजन ग्रोइंग का? स्टार्ट्स विद अ सीड पॉइंट, सपोज यू हैव अ इनिशियल पिक्सल, उसके बाद उसके नेबर्स का पता लगाओगे, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स डिफरेंट नेबर्स। तो इस तरीके से तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट पता चल गया, रीजन पता चल गया, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम अपने बाउंड्री को ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद तो मेरे पास आता है वाटरशेड सेगमेंटेशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास बाउंड्री डिटेक्शन मेथड है हमारा वाटरशेड सेगमेंटेशन। इसको मैं ऐसे बताती हूँ कि कोई इमेज है, अब इमेज में जो हाई इंटेंसिटी वाले हैं ना, उनको हम सपोज समझते हैं दैट दिस इज माय हाइट, और जो डल इंटेंसिटी वाली पिक्सल्स है इनको मैं मान रही हूँ वैल्यू। अब मैं मानूंगी कि अगर हाइट यहाँ पर हाई डेंसिटी है और यहाँ पर वैल्यू है, इसके बीच में पक्का यहाँ सपोज ऐसे समझो कि एक रिवर फ्लो हो रही है, एंड ये जो रिवर है ना, इट इज माई बाउंड्री। तो इस तरीके से जब हम ट्रीट करते हैं बाय अज्यूमिंग दैट देयर इज समथिंग फ्लडिंग और फ्लोइंग inside the high points and low points, this is known as watershed segmentation. Using these assumptions we are trying to find the boundaries. ठीक है? तो the watershed segmentation treat the image as a topographic surface and simulate flooding from markers. The boundaries are formed by the watershed lines. इतना समझ आ गया? तो these are two methods in your region based boundary tracking, and we already studied about three methods in your edge based boundary tracking, and these all are your types of boundary tracking method, and we already studied what is the boundary tracking procedure. ओके, आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास एक्टिव कॉन्टूर मॉडल्स होते हैं, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिव कॉन्टूर मॉडल्स यूज होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रहा हो, तो वी क्रिएट अ कॉन्टूर शेप जो कि एकदम एग्जैक्ट सेम होती है टू द इमेज जो बार बार डिफॉर्म हो रही है उसके, और उस बेसिस पे हम फिर उस डिफॉर्म्ड इमेज को एनालाइज कर पाते हैं। तो ये जो एक्टिव कॉन्टूर्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज नोन एज योर एक्टिव कॉन्टूर मॉडल। अभी मैंने बोला था ये आगे आएगा, और ये एक और बार आगे आएगा एज एन सेपरेट टॉपिक। अभी तो हम इसको वी कैन से डिटेक्शन में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से बाउंड्री डिटेक्ट करता है, बट ये आगे भी एज एन सेपरेट टॉपिक आएगा, तब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अभी पढ़ा दिया। ठीक है, एक्टिव कॉन्टूर के अंदर वी हैव स्नेक्स और कर्व जो कि इमेज को मेक श्योर करते हैं कि वो इमेज की बाउंड्री पे पूरे फिट हो पा रहे हो। इतना समझ आ गया? उसके बाद वी हैव सम मोर बाउंड्री ट्रैकिंग एल्गोरिदम, जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं एक बाउंड्री का इमेज के अंदर। इसमें पहला कंसेप्ट होता है चेन कोड एल्गोरिदम, एंड दूसरा होता है मार्चिंग स्क्वायर्स एल्गोरिदम। चेन कोड एल्गोरिदम में क्या होगा कि सपोज यू फाइंड अ पिक्सल जो कि तुम्हें लगता है कि ये बाउंड्री है, तो अब क्या करोगे, यू यूज द कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और उस एक पिक्सल के थ्रू तुम देखोगे कि जो भी वो वी कैन से जो भी पिक्सल जिससे कनेक्टेड है वो सारे भी बाउंड्री पॉइंट्स ही होंगे, एंड इस तरीके से तुम्हें पूरी की पूरी तुम्हारी बाउंड्री मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ ओनली वन बाउंड्री पिक्सल। तो दिस इज नोन एज योर चेन कोड एल्गोरिदम, एंड इट इज ऑल्सो अ वे फॉर योर बाउंड्री ट्रैवर्सिंग। द चेन कोड एल्गोरिदम ट्रैक बाउंड्रीज बाय encoding the direction of the boundary pixel with respect to its neighbor। तो स्टार्टिंग में यू आर स्टार्टिंग टू एन एज पिक्सल, एंड उसके बाद तुम 8 पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करोगे, बाउंड्री पिक्सल को फॉलो करते रहोगे जब तक तुम्हारी पूरी बाउंड्री तुम ट्रैवल नहीं कर सकते, कर लेते और फुली ट्रेस नहीं कर सकते। तो अगर ये सारे तो मेरे पास एल्गोरिदम्स आते हैं बाउंड्री ट्रैवर्सल के, तो देखो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तुम कुछ कुछ बता सकते हो, और उसके बाद उनको भी इलाबरेट करके बता सकते हो, तो तुम्हारा 2 पेज का आंसर रेडी हो जाएगा। उसके बाद यू हैव मार्चिंग स्क्वायर एल्गोरिदम, एंड अगेन अ बाउंड्री फॉलोइंग विद डीएफएस आईएफएस, सॉरी डीएफएस वीएफएस। अब मार्जिन स्क्वायर एल्गोरिदम में क्या होता है, सपोज यू हैव अ शेप, तो यहाँ पे क्या होगा, तुमने एक पिक्सल फाइंड करा, अब तुम्हें इसको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पिक्सल है इट इज इनसाइड योर बाउंड्री और आउटसाइड योर बाउंड्री, और उसके बाद उस बेसिस में तुम उसके आसपास की चीजें देखोगे और फिर ट्राई करोगे बाउंड्रीज को फाइंड करना। सो दिस इज नोन एज योर मर्चिंग स्क्वायर एल्गोरिदम, वेयर यू ट्रैवर्स द इमेज एंड एग्जामिन द एडजेसेंट पिक्सेल्स, एंड उसके बाद बेस्ड ऑन द पिक्सल इंटेंसिटी, अगर वो हाई इंटेंसिटी का है तो समझो कि तुम ऑब्जेक्ट के अंदर हो, लो इंटेंसिटी का है सब तो समझो ऑब्जेक्ट के बाहर हो। तो इस तरीके से यू विल ट्राई टू फाइंड दैट वेदर यू आर इनसाइड और आउटसाइड, एंड देन यू ट्रेस द होल कॉन्टूर, एंड इस तरीके से यू आर डूइंग द मर्चिंग स्क्वायर एल्गोरिदम। नाउ यू हैव बाउंड्री फॉलोइंग विद डीएफएस बीएफएस।
हम डीएफएस बीएफएस सबने पढ़ा है। इट्स लाइक अ टेक्निक फॉर ग्राफ ट्रैवर्सल। तो जब हम वैसे ही टेक्निक्स का यूज करके ऑब्जेक्ट के अंदर भी पॉइंट्स को ट्रैवर्स करते हैं यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ डीएफएस एंड बीएफएस फॉर ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स, दिस इज नोन एज योर बाउंड्री फॉलोइंग विद डीएफएस एंड बीएफएस टेक्निक। ठीक है, तो दीज आर सम टेक्निक्स जिनकी हेल्प से हम ये कर रहे हैं बाउंड्री ट्रैवर्सिंग। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं बाउंड्री ट्रैकिंग की, एंड दिस इज द होल कंक्लूजन। And last is our active contours, shape models, and shape recognizing in image processing. Just kidding, लास्ट नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी आगे। मैं तो ऐसे बोल रही थी। चलो, ताकि तुम ऐसे ध्यान से सुनो। ओ लास्ट टॉपिक है? नहीं, अभी और है, ये तो आधा ही हुआ है अभी। ठीक है, तो देखो एक्टिव कॉन्टोर्स, मैंने ये बोला कि तुम्हारे सिलेबस में फिर सेपरेटली मेंशन भी होगा, तो ये तो तुम समझ गए कि एक्टिव कॉन्टोर्स होते क्या है। एंड इट इज यूज्ड फॉर, वी कैन से, डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से यूज होता है कि कंसेप्ट जिसके अंदर इंटरनल फोर्सेस कंसेप्ट होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस कंसेप्ट होता है। इंटरनल फोर्सेस, दीज फोर्सेस कंट्रोल द स्मूथनेस ऑफ द कॉन्टूर, एंड वी कैन से एक्सटर्नल फोर्सेस गाइड द कॉन्टूर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बाउंड्री। तो इंटरनल फोर्सेस कॉन्टूर के अंदर वो जो शेप है उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है। एक्सटर्नल वाले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के सिमिलर बाउंड्री किस तरीके से मेंटेन करी जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी फंक्शनल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो उसको तुम्हें याद करना है अगर तुम एक्टिव कॉन्टूर पढ़ रहे हो तो। एंड दिस इज द फंक्शन टू फाइंड द एनर्जी। Okay, the active contour is evolved by minimizing an energy function that combine both internal and external forces. So you need to find the value of energy जहाँ पर internal और external functions minimize हो रहे हो। उसके बाद these are some applications, and उसके बाद second is our shape models। अब shape models का मतलब क्या होगा कि अगर तुम एक ऑब्जेक्ट की शेप को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू एन इक्वेशन और मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज नोन एज योर शेप मॉडल। सो शेप मॉडल्स आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट शेप दैट कैन बी यूज्ड फॉर शेप रिकॉग्नाइजेशन, सेगमेंटेशन एंड एनालिसिस। दैट इज शेप मॉडल दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द शेप्स इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ शेप मॉडल्स में हमारे पास आता है पैरामीट्रिक शेप मॉडल, जहाँ पर हम कुछ फिक्स पैरामीटर्स की हेल्प से, फिक्स वैल्यूज, फिक्स वेरिएबल्स की हेल्प से ट्राई करते हैं शेप्स को वी कैन से रिप्रेजेंट करने का। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक शेप मॉडल। तो दिस मॉडल रिप्रेजेंट शेप यूजिंग अ सेट ऑफ पैरामीटर। द शेप इज डिस्क्राइब बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ पैरामीटर दैट डिफाइन की फीचर्स। उसके बाद नॉन पैरामीट्रिक शेप मॉडल में क्या होगा कि जो वी कैन यूज मल्टीपल पैरामीटर्स दैट आर नॉट फिक्स्ड टू रिप्रेजेंट अ शेप। तो शेप को अगर हम उन पैरामीटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करें जो कि ज्यादा फिक्स नहीं है, उनको नॉन पैरामीट्रिक शेप मॉडल बोलते हैं। देन वी हैव अ स्टैटिस्टिकल शेप मॉडल इन विच वी कीप इन माइंड दैट हाउ द शेप्स आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग, हाउ द पिक्सल्स आर डूइंग इट्स वर्क, व्हाट आर द करंट एक्टिव शेप मॉडल्स। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एरिया की बात करें, इन सब की बात करें और उसके बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज योर स्टैटिस्टिकल शेप मॉडल। देन वी हैव लेवल सेट मेथड्स। अब लेवल सेट मेथड्स क्या होते हैं? अब देखो लेवल सेट मेथड से होता है कि जब हम एक फिक्स लेवल रखते हैं और बेस्ड ऑन द शेप चेंजिंग हम अपने शेप्स को कुछ वैल्यूज देते हैं। ठीक है, और ये जो शेप चेंजेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज देते हैं दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल एक बलून है, अभी इसकी शेप है अगर बलून के अंदर हवा है तो, पर अगर बैलून के अंदर से हवा निकाल दी तो उसकी शेप कम हो गई, अब शेप डिफॉर्म हो गई। तो इसे हम एक सर्टेन लेवल बना लेते हैं कि सपोज अगर एक माउंटेन है, इसकी अभी इनिशियली इतनी शेप है, हमारा लेवल ये था कि इससे जो भी फंक्शंस इस शेप से ऊपर होंगे उनको हम लेवल दे देंगे 1, और जो भी इस लाइन से नीचे होगा उन वाले फंक्शंस को, उन वाले इमेजेस को हम लेवल दे देंगे 0। तो इस तरीके से जब हम शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, दिस इज नोन एज योर लेवल सेट मेथड। तो लेवल सेट मेथड यूज टू रिप्रेजेंट शेप्स implicitly using functions whether the shape is defined by the zero level set or of a scalar function. This method are often applied to dynamic objects or evolving shapes. So these are some of your methods जिनकी हेल्प से तुम अच्छे से देख सकते हो अपनी शेप्स को एंड अच्छे से मैथमेटिकली उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद वी हैव सम मोर शेप रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक्स। एंड अभी तो हमने सिर्फ शेप मॉडल देखा, अब हम देखते हैं कि और अच्छे से किस तरीके से वी कैन यूज द शेप रिकॉग्नाइजेशन।
अब देखो डिटेल में समझाऊं तो शेप रिकॉग्नाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर इनिशियली हमारा एक मॉडल था जिसको हमने बहुत सारा डेटा दिया और उसको हमने बोला ये अगर ऐसी शेप है तो ये रेक्टेंगल शेप है, ये अगर ऐसी शेप है तो ये सर्कल शेप है। अब क्या हुआ, अब जब हमने इसको टेस्ट करा, अब क्या हो रहा है, मैं उसको कोई शेप दे रही हूँ और मॉडल बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज मॉडल बता पा रहा है कि ओके ये शेप रेक्टेंगल है, ये वाली शेप सर्कल है, यानी कि शेप्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। दिस इज द प्रोसेस नोन एज योर शेप रिकॉग्नाइजेशन. So it refers to the process of identifying and classifying objects based on their geometric properties such as size, shape, and appearance. In image processing, shape recognition typically involves comparing an object's shape to a set of known shapes. ठीक है, known shapes के according new वाली shapes को compare करके analyze कर पा रहा है. अब what are the different methods for your shape recognition? तो तुम्हारे शेप रिकॉग्नाइजेशन में डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। पहला होता है टेम्पलेट मैचिंग, बहुत सिंपल सा तरीका है जहां पर तुम्हारे पास जो नोन डेटा था उसी बेसिस पे जो तुम्हारी नई इमेज आई तुम उसको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर डाल रहे हो कि ओके दिस शेप इज लुकिंग सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड बेस्ड ऑन शेप एनालिसिस। तो दिस इज आवर फर्स्ट वे ऑफ रिकॉग्नाइजेशन जिसको हम टेम्पलेट मैचिंग बोलते हैं। दूसरा होता है फीचर बेस्ड रिकॉग्नाइजेशन जहां पर तुम शेप के फीचर्स को देखने की कोशिश करते हो। Try to relate the shapes with the help of their edges, corners or their specific points या फिर उनके कुछ फीचर्स को से शेप को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो। दिस इज योर फीचर बेस्ड रिकॉग्निशन। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल शेप रिकॉग्निशन जहां पर तुम ट्राई करते हो फीचर्स को शेप्स को एनालाइज करने की विद द हेल्प ऑफ their deformation properties or we can say their areas etc. So this is known as your statistical shape recognition. Then we have neural network and machine learning where we are trying to recognize the shapes with the help of a whole neural network. And now we have shape context matching. This is an algorithm where we are trying to find कि इस वाले ऑब्जेक्ट में जो पॉइंट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्या हमने पहले कुछ ऐसी कोई शेप देखी थी जिसमें पॉइंट्स इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। तो दीज आर सम सेवरल वेज जिनकी मदद से यू कैन रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दीज आर द एप्लीकेशन। शेप रिकॉग्नाइजेशन से ऑब्वियसली इट हेल्प्स अस टू detect the objects and in robotics and we can say computer vision. In all these things we use shape recognition. Now we have centroidal profiles and handling occlusion in image processing. अब centroid profiles का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर we are make sure कि हम सारे प्रोफाइल्स को बैलेंस करें। फॉर एग्जाम्पल देखो सेंट्रोइडल प्रोफाइल्स का मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पर क्या होता है जब हम इमेजेस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं विद with the help of its center with the respect of its center of mass, this is known as your centroidal profile. ठीक है, तो सेंट्रल प्रोफाइल रिफर्स टू द ज्योमेट्रिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप बेस्ड ऑन इट्स सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अ ऑब्जेक्ट और एनालाइज अ ऑब्जेक्ट दिस इज नोन एज योर सेंट्रॉइडल प्रोफाइल। अभी जो सेंट्रॉइड होता है इसको तुम कैलकुलेट कैसे करते हो? सो दिस इज द फॉर्मूला यूज फॉर योर सेंट्रॉइड कैलकुलेशन विच इज 1 upon a summation of xi 1 upon a summation of yi and these xi and yi आर द पोजिशन ऑफ योर पिक्सल्स। ओके, उसके बाद हमारा सेंट्रॉइड प्रोफाइल रिप्रेजेंटेशन हम जो करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। वन इज रेडियल सिमेट्री एंड सेकेंड इज प्रोफाइल एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सेंट्रल प्रोफाइल इज समथिंग वेयर वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब अ शेप इन द टर्म्स ऑफ इट्स सेंटर, जहाँ पर दो तरीके आते हैं रेडियल सिमेट्री एंड प्रोफाइल एक्सट्रैक्शन। तो जब हम किसी शेप को डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेडियल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंट्रॉइड in various directions, this is known as your radial symmetry. Now it is a confusing term, बस ऐसा देखो जब हम कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को कि वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द टर्म्स ऑफ सेंटर्स, जहां पर व्हेन एवर यू आर चेंजिंग द शेप्स ऑफ द सेंटर्स एंड यू आर रोटेटिंग द इमेजेस डूइंग एनीथिंग, वो जो भी पिक्सल्स हैं वो सेम है और उनका डिफरेंस सेम है। दिस इज नोन एज अ रेडियल सिमेट्री, लाइक इट इज सिमेट्रिकल वट एवर यू डू विद द शेप्स। So it is one approach to construct a centroidal profile is by analyzing the object's radial distance from the centroid in various directions. तो हर डायरेक्शन में देखो so that whenever you rotate the object it will be same.
And second method, to create a centroidal profile or represent a centroidal profile, is a profile extraction. The object boundary is sampled in concentric circle or along rays originating from the centroid to create a set of profile that describe how the object's mass is distributed across different directions. देखो बस ऐसा समझो, जब हम प्रोफाइल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसको रेडियल सिमेट्री करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी सेंटर होगा वो एक्चुअल में बाउंड्री से कितना दूर है, एंड वी विल मेक श्योर कि जो भी डिस्टेंस है बाउंड्रीज का और सेंटर्स का, दैट विल बी असिमेट्रिकल। तो हमें सेंटर में एक ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट करना है जहां पर से उसका और बाउंड्रीज का डिस्टेंस सबका सेम हो रहा है। दिस इज नोन एज योर रेडियल सिमेट्री। एंड प्रोफाइल एक्सट्रैक्शन में we are trying to find more information and retrieving the more information। तो प्रोफाइल एक्सट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब यही हुआ कि प्रोफाइल से हम ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं। तो अगर पूरा तरीका बताऊं कि हाउ वी कैन डू द सेंट्रॉइडल प्रोफाइल रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले तो एक सेंट्रॉइड बनाएंगे। विद द हेल्प हम ये इंश्योर करेंगे कि वो जो सेंट्रॉइड है, जो सेंटर हम डिसाइड कर रहे हैं, वो हर जगह से सेम डिस्टेंस पे हो, सबका सेम डिस्टेंस हो। एंड उसके बाद वी डू द प्रोफाइल एक्सट्रैक्शन स्टेप। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज हैंडलिंग अक्लूशन इन इमेज प्रोसेसिंग। अब अक्लूशन का मतलब क्या होता है? मिसिंग डेटा या फिर कोई डेटा जो गायब है, या ऐसा हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैप्स हो गए एंड उसके बीच का जगह जो थी, वहां पर कोलैप्शन की वजह से कुछ डेटा, जो कुछ इमेज है, वो गायब हो चुकी है। एंड नाउ वी वांट टू नो अबाउट दैट इमेजेस, नो अबाउट दैट हिडन इमेजेस, एंड try to track that. This is known as your occlusion. सो देखो, occlusion मतलब क्या होता है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट इन इमेज पार्शियली और कंप्लीटली कवर्स अनदर ऑब्जेक्ट। तो चैलेंजेस क्या होते हैं जब ये होगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ फीचर्स लॉस हो जाएंगे, एम्बिग्यूटी आ जाएगी बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगे, कुछ नहीं होंगे, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी बाउंड्री ट्रैकिंग एंड इन सब चीजों में। तो हम ऑक्लूजन्स को हैंडल कैसे करते हैं? इसके लिए वी हैव सम डिफरेंट तरीके। पहला होता है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जहां पर वी यूज काल्मैन फिल्टर एंड पार्टिकल फिल्टर। अब इसमें पहला जो होता है वो होता है प्रिडिक्टिव मॉडल। अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है तो अक्लूजन का ऐसा एग्जांपल देखो। सपोज एक इंसान यहाँ से आ रहा था और एक कार इधर से आ रही थी। अब हुआ क्या कि इंसान धीरे धीरे ऐसे चला और इंसान को कार के पीछे इंसान कवर हो चुका है, अब ओवरलैप हो चुका है एंड कम्प्लीटली गायब हो गया है। ठीक है। तो अब हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर क्या करते हैं? हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो मॉडल या फिर जो हिस्सा हमारा हिडन है, वो आगे चल के, इफ इट्स अ डीफॉर्म मॉड्यूलेशन समथिंग, इस तरीके की कुछ इमेज है, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे थे और धीरे धीरे वो ओवरलैप होने की वजह से गायब हो गया, तो यहाँ पर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में वी आर ट्राई टू प्रिडिक्ट इट्स मोशन, कि वो अब आगे किधर जाएगा। सो हियर वी एस्टिमेट द ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट विल मूव। ठीक है। इसके लिए वी हैव टू तरीके, वन इज काल्मैन फिल्टर एंड सेकेंड इज पार्टिकल फिल्टर। तो काइमेन फिल्टर भी यूज होता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में, स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ अगल्शन, कि अगर कुछ अक्लेशन हो गया और हम अब ऑब्जेक्ट को फाइंड नहीं कर पा रहे, सो हियर वी प्रिडिक्ट द ऑब्जेक्ट लोकेशन। एंड ये वाला हमारा काल्मैन फिल्टर होता है, वेयर वी आर यूजिंग द predictive modeling, we are predicting the position of object, and second is our particle filter, जहां पर बेस्ड ऑन सम हाइपोथेसिस, सम कंडीशंस, हम पॉसिबल लोकेशंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिडिक्शन दोनों ही होता है, एक में सिर्फ डायरेक्ट रैंडम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वेलोसिटी एंड जितना भी हमारे पास अभी डेटा है उस बेसिस पे। दूसरा होता है विद सम सर्टेन हाइपोथेसिस वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द पॉसिबल लोकेशंस। तो पहला मॉडल हो गया प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। दूसरा होता है हमारा टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन, जहां पर जो भी हमारी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग वी आर ट्राइंग टू and get the current info। तो इसमें हमारे दो तरीके आते हैं, मोशन एस्टिमेशन एंड ट्रैकिंग बाय डिटेक्शन। तो बाय एनालाइजिंग द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर टाइम वी कैन प्रिडिक्ट द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इवन व्हेन सम ऑफ इट पार्ट्स इट्स इन ओक्लूडेड। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये स्पीड से चलता है, तो अभी इधर होगा तो थोड़ा टाइम में वो वहां तक पहुंचेगा, वहां तक पहुंचेगा। इस तरीके से जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नोन एज योर मोशन एस्टिमेशन, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द मोशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एंड देन वी हैव ट्रैकिंग बाय डिटेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब क्या होगा कि मान लो इंसान चल रहा था एंड वी आर ट्रैकिंग हिम, बट सडनली क्या हुआ, इंसान गायब हो गया। तो इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली, हम क्या करते हैं
कि जब ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है तब थोड़े टाइम के लिए ट्रैकिंग को टेम्पररीली रोक देते हैं, एंड देन जब वो बाद में आता है वी जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट अगेन. सो दिस इज नोन एज योर ट्रैकिंग बाय डिटेक्शन. इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली, दिस अप्रोच रीडिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन एवरी फ्रेम. तो थोड़े थोड़े टाइम में वो रीडिटेक्ट करने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट को. डिटेक्शन प्रोसेस रिज्यूम व्हेन द ऑब्जेक्ट रीअपीयर्स. सो दिस सेकंड मेथड ऑफ finding the motion is known as your temporal information. Then we have shape and context aware tracking, जिसके अंदर हमारे पास आता है contextual information and shape completion. अब यहाँ पर हमारे पास शेप एंड कंटेक्स्ट अवेयर ट्रैकिंग क्या होता है. इसमें होगा कि अगर सडनली कोई ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो रहा है इमेज से, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इंफॉर्मेशन कि वो कितना चला, किधर चला, विद द हेल्प ऑफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ट्राइंग टू फाइंड इट्स एग्जिट पॉइंट. तो दिस इज नोन एज योर कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन. और शेप कंप्लीशन में क्या होता है कि सपोज एक शेप थी जिसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो चुका है. तो अब हम खुद की नॉलेज के अकॉर्डिंग खुद से उस शेप को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, शेप कंप्लीशन एल्गोरिदम है दैट कैन ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द कटेड पार्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द विजिबल पार्ट्स. तो जितना पार्ट दिख रहा है उसके हेल्प से कटेड पार्ट को कवर कर दिया, बना दिया. So these are some of your methods जिनकी help से what are we studying? We are studying the techniques for handling occlusion. Okay. Now we have multiple hypotheses जहाँ पे हम multiple hypotheses की help से उसकी locations को generate करने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं कि okay this is the shape, तो possibly ये वाली shape हो जाएगी. So these are some ways for handling the occlusion. और इसमें applications क्या है कि यहाँ पर we can do the object tracking. हम खुद से रोबोटिक विजन में इसको यूज कर सकते हैं, या फिर किसी के जेस्चर्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है ये. So these are some techniques of it. Now we have boundary length measures and boundary descriptors in image processing. I think मैंने तुम्हें पहले भी ये boundary length measure और boundary descriptor के बारे में पढ़ाया था. अभी बस इतना देखो, boundary length measure क्या होता है, जब हम image की boundaries को measure करते हैं, that means image की boundary के अंदर उसके parameters वगैरह चीजों को measure करते हैं. तो अब ये parameters का मतलब क्या होता है कि हम वो वाले points को found करते हैं, boundary को find कर रहे हैं, उसके parameters को measure कर रहे हैं with the help of Euclidean distance. So this is known as your boundary length measures. Okay. अब यहाँ पर we have boundary descriptions. That means boundary descriptors. अब देखो ये boundary descriptors हमने starting में भी पढ़ा था. ठीक है. तो boundary descriptors क्या होता है कि boundaries के according, उसकी shapes और geometries के according we are trying to find some info kind of thing. या फिर मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो बाउंड्री डिस्क्रिप्टर को ऐसा मानो कि बाउंड्री की मदद से हम कुछ इन्फॉर्मेशंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री. जैसे कि इमेज की शेप क्या है, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज योर बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स. ठीक है. तो इसमें पहला आता है हमारा फोरियर डिस्क्रिप्टर्स, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था दैट इट डिवाइड्स द कंपोनेंट्स इनटू काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एंड उसके बाद दे आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म द फ्रीक्वेंसीज बाय डूइंग सम ऑपरेशंस लाइक ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन, एंड उसके बेसिस पे trying to find some information about the boundary. So this is known as your Fourier descriptor, used to represent the shape of an object by decomposing its boundary into frequency components, and then these descriptors widely used in shape recognition and matching because they are invariant to transformations like translation, scaling and rotation. अब होता है क्या यहाँ पर से we are trying to find some points in the boundaries और some ऐसे features, कुछ ऐसे points जिनको किसी भी चीज से कोई फर्क ना पड़ता हो, these fixed boundary points. So this is known as your Fourier descriptor, जहाँ पर main चीज क्या होती है that we divide the and break the boundary points into frequency components, and this is your formula for your Fourier transform of a boundary, which is xk equals to 1 by t 0 t x t e minus I t 2 pi k t slash t dt. तो ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करो तो ठीक है, नहीं याद करोगे तो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछेगा, याद कर लोगे तो तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. तो it depends on you. Okay. Now we have a curvature based descriptor.
अब कर्वेचर बेस्ड डिस्क्रिप्टर में क्या होता है, हम जब बाउंड्रीज को एनालाइज करते हैं, यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि बाउंड्री कितना ज्यादा अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रही है। तो जब हम ये सारी चीजें एनालाइज करते हैं, सपोज कोई डिफॉर्मेशन वाला चीज आ रही है, वहां पर बाउंड्रीज बार बार अपनी शेप्स को चेंज कर रही है, तो जब हम उन सब चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, दिस इज नोन एज अ कर्वेचर बेस्ड डिस्क्रिप्टर। ओके, देन वी हैव योर शेप सिग्नेचर। अब शेप सिग्नेचर क्या है? शेप सिग्नेचर इज सिंपली नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ वे जहाँ पर हम बाउंड्रीज को, ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस फंक्शन, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था। रेडियल फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है? जब हम बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का अपनी बाउंड्री से कितना डिस्टेंस है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, सेंटर से, एक सेंट्रॉइड पिक्सल का अपनी बाउंड्री से कितना डिस्टेंस है, this is known as your radial distance function. So one common shape signature is the radial distance function. Shape signature की बात करें तो यहाँ पर बस इतना देखो, it is a one dimensional function derived from the boundary of an object, typically by sampling the boundary along its length. These signature describe the shapes of the object in a simplified form. तो शेप सिग्नेचर्स यूज होते हैं एक ऑब्जेक्ट की शेप बताने के लिए इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, जहां पर आता है रेडियल डिस्टेंस फंक्शन, जो कि बताता है कि सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस है बाउंड्रीज का। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से वी कैन एनालाइज द बाउंड्रीज एंड वी कैन यूज दिस we can say we can use these techniques in your boundary descriptors, and these are one of some of your boundary descriptors. उसके बाद chain codes आता है, that are also helpful to find the boundaries and try to find the neighbor items, neighbor pixels inside your boundaries and try to get overall idea about the boundary. तो boundary descriptors के अंदर these are some techniques that we use to get the more idea about the boundary thing. Okay, now there are we can say our next topic is chain codes, Fourier descriptor, region descriptor and moments in image processing, and finally this is your last topic. और यहाँ पे मैंने तुम्हें बता भी दी है बहुत सारी चीजें। चेन कोड मैंने तुम्हें समझाया कि दिस इज यूज टू व्हेन वी नीड टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज। अब होता क्या है कि एक बाउंड्री पिक्सल को ढूंढा, उसके बाद वी आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड ट्रैवर्सिंग थ्रू एवरीथिंग। तो चेन कोड्स आर अ मेथड ऑफ इनकोडिंग द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शंस दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बाउंड्री पिक्सल्स। एल्गोरिथम क्या होगा? एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, उसके थ्रू यू जस्ट ट्रेस द बाउंड्री, इनकोड द डायरेक्शंस एंड रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, and this is useful in your shape recognition, shape matching and object tracking. Then we have Fourier descriptors, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया, in which we just divide the items into frequency components, not items, divide the objects, the shapes, represent the shapes and decompose its boundaries into series of frequency components. बस ये हमारा Fourier descriptor का काम होता है। ओके, अभी बस इतना देखो, and this is the function Fourier series जहाँ पर से हम represent कर सकते हैं। Just learn that and write it in your exam. Fourier यहाँ पर we can say we use Fourier transformers for shape matching, object detection and shape analysis. Then we have region descriptor, जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था we divide the image into some set of regions. We derive the image into regions rather than just its boundary. We just divide it into regions and then try to extract the information from there onwards. So common region descriptors के अंदर हमारे पास आता है कि जब हम images को divide कर रहे हैं into certain regions और उसके बाद उसको analyze कर रहे हैं, तो वहां पर हम areas को analyze करते हैं, bounding box, aspect ratio and compactness को analyze करते हैं। अब area क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा था। bounding box मैंने तुम्हें बताया था, it's like a smallest rectangle जो हम enclose करते हैं एक object के साथ। तो जब उसकी studies करें, this is known as some of your common region descriptors. Then we have a aspect ratio, that is the ratio of your width and width to the height of the bounding box, and we have compactness, this is the formula for that. We already studied that in the beginning of your unit. ठीक है, अब यहाँ पर these are some applications की शेप क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ये यूज होता है। ये सब इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। अब आता है मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या है जो तुम्हारी लाइफ से मिसिंग है? सॉरी, मोमेंट्स क्या है? मोमेंट्स पढ़ते हैं अब, डिटेल में पढ़ते हैं।
मोमेंट्स का मतलब सिंपल सा हुआ कि जब हम इमेज के बारे में इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि ये जो इमेज है इसके जो पिक्सेल्स हैं उनकी कितनी इंटेंसिटी है, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो पिक्सेल्स है वो किस तरीके से स्प्रेड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, वो कैसे कौन सी शेप्स बना रहा है, इन सारी चीजों की स्टडी करना ही तुम्हारा मोमेंट्स होता है। तो मोमेंट्स आर स्टैटिस्टिकल measures used to describe the distribution of pixel intensity in an image or object in the context of shape analysis. Moments provide a compact and invariant representation of an object's shape. तो टाइप्स ऑफ मोमेंट्स में हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, ह्यू मोमेंट एंड जर्निक मोमेंट। अब ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, अगर तुम्हें याद हो तो। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक मोमेंट्स की, जहाँ पर वी ट्राई टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज नोन एज योर ज्योमेट्रिक मोमेंट। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू से कि पिक्सेल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बेस्ड ऑन अ सेंटर ऑफ मास, एंड उस बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द होल थिंग, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द शेप्स, दिस इज नोन एज योर ज्योमेट्रिक मोमेंट, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर ज्योमेट्रिक मोमेंट्स। ओके, नाउ वी हैव सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स आर कंप्यूटेड रिलेटेड टू द सेंट्रॉइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द शेप्स एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रॉइड्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मोमेंट में वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द object center of mass, and in second thing also we are trying to do the same thing, and trying to identify the central moment. When we have home moments, and that are the 7 sets जो कि मैंने तुम्हें बताया था, जिसके बेसिस पे हम चेक करते हैं उन पॉइंट्स को जो कि रोटेशन, स्केलिंग, ट्रांसलेशन इन सबसे इनवेरिएंट हो, एंड देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। एंड देन वी हैव जेनिक मोमेंट्स आर रोटेशनली इनवेरिएंट मोमेंट्स डिफाइंड ऑन अ यूनिट desk here we're trying to find the points that are not affected by the rotations and are not changing during the rotation of the shapes. So basically I can say these are the 4 types of moments। ठीक है, अब यहाँ पर इतना समझ आ गया। अब लास्ट इसके एप्लीकेशंस की बात करो तो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर शेप रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड मेडिकल इमेजिंग, एंड दिस इज द समरी, एंड विद दिस द यूनिट 4 इज कंप्लीटेड। मैं एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ तुम लोगों को। दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 4। देखने में छोटा है, हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इट इज द सब पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक्स, तो इस वजह से वी जस्ट कवर इट। बाइनरी शेप एनालिसिस देखा क्या होता है, कनेक्टेडनेस देखा, ऑब्जेक्ट लेबलिंग एंड काउंटिंग पढ़ा, साइज फिल्टरिंग पढ़ा, डिस्टेंस फंक्शंस देखे, स्केलेटन एंड थिनिंग दोनों देखी, देन डिफॉर्मेबल शेप एनालिसिस देखा, बाउंड्री ट्रैकिंग प्रोसीजर देखा, एक्टिव कॉन्टूर्स पढ़े, शेप मॉडल्स एंड शेप रिकॉग्नाइजेशन देखी, सेंट्रॉइडल प्रोफाइल देखी, हैंडलिंग ओक्लूजन देखा, boundary line measures, boundary descriptors, chain code, Fourier descriptors, region descriptor and moments. We just covered the complete syllabus. If you like the video, don't forget to like the video. और अगर अब तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बाकी के यूनिट्स अब तक नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में दे दूंगी, कंप्लीट सारी यूनिट्स बन चुके हैं, जाके देख लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, स्कोर गुड मार्क्स, एंड देन आके थैंक यू बोलो मुझे।